हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस की थर्ड लेक्चर। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसपे आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा सपोर्ट मिला। और आज सुबह में ये लेक्चर इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि वैसे तो ये डेली मॉर्निंग में आता है, लेकिन पीडीएफ की क्वालिटी का कुछ इशू था। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली सजेशन भी दिया कि सर क्वालिटी को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लीजिए, तो मैंने पीडीएफ की क्वालिटी को इम्प्रूव किया और इसीलिए आज शाम में आपको क्लास देखने को मिल रही है सुबह की जगह। और दूसरी चीज, आप पूरे यूट्यूब पर आप देखोगे कि वर्ल्ड एटलस के नाम पे बहुत सारे लोगों ने अपने 3D पॉइंट पे या प्रोजेक्टर से कैसे भी करके पढ़ाया, लेकिन आपके पास क्या होती है बुक? आपके पास होती है जो सामने आपको बुक दिख रही है जिसका नाम है एटलस, आपके पास ये बुक होती है। लेकिन इस बुक के माध्यम से, इस बुक में ही प्रॉपर कोई नहीं पढ़ाता है, और इसीलिए ग्लैंस एकेडमी नए नए इनिशिएट के लिए जानी जाती है आप लोगों के बीच में। चाहे वो घटनाचक्र पूर्वालोकन के शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिए गए हों, उसकी क्लासेस कराई जा रही हो, या फिर आप देखोगे कि हैंड रिटन नोट्स तैयार किए गए पीवाईक्यू के, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या आरओ, या फिर एटलस को भी आप आज किताब के साथ मेरे साथ पढ़ रहे हैं। जितने लोग इस क्लासेस को देख चुके हैं पहली और दूसरी को, वो काफी खुश हैं और काफी उनके अच्छे कमेंट आते हैं, पर्सनली मुझे सजेशन भी दिया था, तो सबके सजेशन को मैं फॉलो कर रहा हूं। तो आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है और आपको पता है कि दिन भर में कितना टाइम देना होता है? केवल 70 टू 75 मिनट, यानी 1 घंटे मेरे साथ आपको एटलस की स्टडी करनी है और मेरे ही साथ आपको 10 मिनट से 15 मिनट पहले रिवीजन करना है। तो आज हम करेंगे पहले रिवीजन, जो कि हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर लिए। तो रिवीजन के लिए मैं आपके लिए एक सामने ग्लोब लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही इंप्रेसिव लग रहा था मुझे, तो मैं इसी को आज आपके सामने ब्लैंक मैप के रूप में लेके आया हूं, जहां पे आपके सामने अमेरिका ही दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो पहले हम उन लोकेशन को जो हमने पढ़ी थी और उस जल संधियों को जो हमने कल पढ़ा था, इनको पहले हम रिवाइज करेंगे। केवल 10 से 12 मिनट रिवाइज करेंगे, इसलिए आप लोग क्या करो, एटलस को बंद कर दो और मेरे मोबाइल पर देखो। इट मीन्स कि अपने मोबाइल पर देखो। जैसे जैसे मैं लोकेशन बोलते जाऊंगा वैसे वैसे आप इमेजिन करना कि हाँ, मैं सर यहां तक पहुंच पा रहा हूं या पहुंच पा रही हूं। और उसके बाद फिर हम लोग आज की नई लोकेशन को शुरू करेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए अपने मार्कर के साथ, अपनी जो है कि बुक के साथ, और जो भी मैंने आपको बताए हैं कि युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए जो जो आपको हथियार चाहिए वो सारी चीजें लेकर बैठ जाइए। और अपने पैटर्न पे आते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे। तो जरा आप देख पा रहे हो यहाँ पे कौन सा जो है कि आपको महाद्वीप दिख रहा है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप दिख रहा है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के ईस्ट साइड में क्या है दोस्तों? तो आप देखोगे ऊपर साइड में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और नीचे साउथ में जो कि क्या मिलेगा? साउथ अटलांटिक ओशन मिलेगा। लेकिन इसी अमेरिका के वेस्ट साइड में क्या देखने को मिलता है आपको? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, और साउथ में देखने को मिलेगा साउथ पैसिफिक ओशियन। इतनी चीजें देखने को मिलती है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। और हमारे सामने ये जो दिख रहा है पूरा का पूरा, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलिए इसकी एक एक लोकेशन को हम रिवाइज कर लेते हैं शुरू के 10 मिनट में। फिर हम आज इंपॉर्टेंट लोकेशन पे बात करेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे माउंटेन कौन से होते हैं, रिवर कौन सी होती है, लेक कौन से होते हैं, और प्लेटू कौन कौन से, जहां से प्रश्न बनते हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास एटलस होता है, जितने भी एस्पिरेंट स्टडी कर रहे हैं उनके पास एटलस तो रखा रहता है, लेकिन उसकी खुशबू वैसी रहती है जैसी खरीद के लाते हो। तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि एटलस का सही यूज कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको लगातार 2 क्लासेस के बाद तीसरी क्लास में बताऊंगा कि कैसे हम एटलस को सही यूज करते हैं। तो चलो थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं मैं, ताकि हमें पूरा अमेरिका दिखता रहना चाहिए। ठीक है, तो अमेरिका हमें दिख रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लोकेशन की बात करें। मैं लोकेशन का नाम बोलूंगा, उस जगह पे डॉट भी लगाऊंगा या कुछ लिख दूंगा हाईलाइट करके, और आपको रिवाइज करना है कि हाँ सर ये लोकेशन यहीं पर है। मैप को नहीं खोलना है। मैप खोल के तो आप लोग रिवीजन थोड़े करोगे, फिर तो आप रटोगे, देखोगे। मेरे साथ रिवीजन करो। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको मैप खोलना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, इस पॉइंट पे ब्यूफोर्ट सी देखा था। क्या देखा था? ब्यूफोर्ट सी देखा था। ठीक है, और अगर मैं इसके नीचे आऊंगा तो यहाँ पर मैंने आपको देखा था क्या? बैंक आइलैंड। इसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे विक्टोरिया आइलैंड। चलो मैं इसका नाम भी लिखते जाता हूँ। ये ब्यूफोर्ट सी हो गया, ये बैंक आइलैंड हो गया, ये विक्टोरिया आइलैंड हो गया। विक्टोरिया आइलैंड के ऊपर थोड़ा सामने यहाँ पे इस तरीके से अर्धचंद्राकार में क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड देखा। इसके बाद हमने ये लॉन्ग वाला जो दिख रहा है लंबा सा, ये आपका बैफिन आइलैंड था, और इसी के बगल में हमने बैफिन बे देखा था, और इसके और दाहिने तरफ जाएंगे तो हमने ग्रीनलैंड देखा था, जिसपे किसका शासन था? तो डेनमार्क का शासन था। तो इतनी लोकेशन जो हमने देखी थी, ये किसमें देखी थी हम लोगों ने? ये देखी थी आर्कटिक सर्कल में, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ के अंतर्गत आती है। इतनी बात क्लियर हो गई। हम लोग यहाँ पे चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, केवल बस रिवीजन करेंगे। इसके बाद हम लोग नीचे उतरे थे और हम लोगों ने नीचे क्या देखा था? हमने देखा था जेम्स बे। तो अब हम जो है कि यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट लटका हुआ है इसको हम जेम्स बे कहते हैं। जेम्स बे के बाद हमने यहाँ पे हडसन बे देखा। हडसन बे के बाद यहाँ पे उंगवा पेनिनसुला देखा था। उंगवा पेनिनसुला से जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे हमें लैब्राडोर सी देखने को मिलता है।
थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर लेता हूं ताकि अब आपको और क्लियर दिखे। लैब्राडोर सी हमने यहाँ देखा, और इसके बाद हमने न्यू फाउंडलैंड देखा, जो कि ये वाला एरिया क्या था, न्यू फाउंडलैंड देखा। देखो मेरे साथ बस आपको देखना है कि किस तरीके से मैं लोकेशन को रिवाइज कर रहा हूं, और आपको भी इसी तरीके से रिवाइज करना है। इसके बाद गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, यहाँ पे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे हैलिफैक्स देखने को मिलेगा, जहाँ पे नोवा स्कोशिया देखने को मिलेगा, और यहीं पे बे ऑफ फंडे की खाड़ी भी देखने को मिलेगा, जिसे मैंने सेकंड लेक्चर में अपडेट कर दिया था। और यहां कहीं आपको बोस्टन देखने को मिलेगा, बोस्टन की टी पार्टी, आपको याद होगा अंग्रेजों की क्रांतिकारी गतिविधि में। फिर इसी के बाद हमने फिजिकल मैप में केप कॉड देखा, उसके बाद नीचे यहाँ पे लॉन्ग आइलैंड देखा, और इसी लॉन्ग आइलैंड पे हमने एक न्यूयॉर्क करके शहर देखा था, जो कि हडसन नदी पर था। किस नदी पे था? हडसन नदी पे। इसके बाद हमने यहीं पर एक चेसपकी बे देख लिया था, और जिसपे वॉशिंगटन डीसी हमारी यूएसए की राजधानी थी। फिर यहीं पे हमने कैप हैट्रस को देखा था। इसके बाद हमने यहाँ कहीं पे हमने बहामा आइलैंड देखा था। क्या देखा था? बहामास आइलैंड, ठीक है, महासागर में देखा था। और यहाँ पे ये जो लटका हुआ ये फ्लोरिडा पेनिनसुला हमने देख लिया था। इसके बाद हमने गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पर आप गल्फ ऑफ मैक्सिको देखोगे। इसके बाद ये वाला जो एरिया दिख रहा है मैक्सिको का, ये आपका क्या था? युकाटान पेनिनसुला था। और यहाँ पे अब और नीचे हम बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये जो छोटा सा ये पार्ट दिख रहा है आइलैंड का, जिसपे मैंने लाइन खींची, इसको हमने क्या कहा था? क्यूबा कहा था। क्यूबा देखा। इसके बगल में यहाँ पर एच लिखने पे हैती हो गया, हैती के बगल में डी लिखने का मतलब डोमिनिकन रिपब्लिक देखा। और इसके और अगर आप दाहिने तरफ जाओगे, यहाँ डॉट डॉट आपको मैंने दिखाया था, या होगा आपके एटलस में भी, तो यहीं पे आपको, हालांकि ये छोटा सा दिख गया, प्यूर्टो रिको छूट गया, और इसके बाद ये त्रिनाद एंड टबैगो था, ठीक है। अब फिर जब वापस आते हैं तो ये जो छोटा सा आइलैंड ये भटका हुआ है, ये कौन सा दोस्तों? जमैका, जहां पे हम उसेन बोल्ट से मिलने गए थे, ठीक है। जमैका के बाद हम देखते हैं यहाँ पे कैरिबियन सी लिखा हुआ था, जहां पे कैरिबियन सी हमने देखा। और इसी के बाद हमने इस वाले पॉइंट पे गल्फ ऑफ डेरियन देखा था। देखो रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना होता है, लेकिन रिवीजन करने के लिए मैं आपको कहूंगा कि इस तरीके का आप लोग एक ब्लैंक मैप भी ले लीजिएगा, ब्लैंक एटलस। अब आप लोग कहोगे सर पता नहीं कितनी चीजें आप खरीदवाओगे। मैं मानता हूं कि थोड़ी चीजें खरीदनी पड़ेंगी आपको, जो भी 50-100 रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन एक बार आप अगर ढंग से मैपिंग कर लोगे तो ये आपके पैसे भी वसूल हो जाएंगे। फिर आपको वर्ल्ड मैपिंग के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, केवल बस अपनी एटलस को बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई राजनीति या मौसम नहीं है जो परिवर्तित होगा, ये लोकेशन है दोस्तों। अमेरिका उठ के कहीं और थोड़े चला जाएगा। आप जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आप इस चीज को पढ़ते रह सकते हो, लेकिन एक बार आपको लेना पड़ेगा। तो ये ब्लैंक जब मैप ले लोगे, तो जिस तरीके से मैंने आपको डिजिटली तरीके से ब्लैंक मैप पे रिवीजन कराया, वैसे आप भी अपना रिवीजन कर सकते हो। हालांकि मैं इस पे एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा 3-4 लेक्चर के बाद, या नॉर्थ कॉन्टिनेंट खत्म होने के बाद, कि किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। आगे देखते हैं, यहां पर हमने चीजें देख ली। अब हम आ जाते हैं दोस्तों गल्फ ऑफ पनामा में। गल्फ ऑफ पनामा कहां मिलती है? थोड़ा सा अगर मैं जूम कर दूं तो याद होगा आपको, यहां पे मिलती है आपको, जो पैसिफिक ओशियन में होती है। कहां पे आ जाती है? पैसिफिक ओशियन में, क्योंकि हम इस वाले क्षेत्र में आ चुके हैं। गल्फ ऑफ पनामा के बाद अगर आपको याद होगा तो हम लोग सीधे आए थे लोअर पेनिनसुला की तरफ, यानी लोअर कैलिफोर्निया। ये रहा आपका लोअर कैलिफोर्निया, और इसके इस वाले पार्ट में हमें क्या मिली थी? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मिल गया था। फिर हम और ऊपर जाते हैं कनाडा के पास, तो ये जो थोड़ा सा आइलैंड है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? वैंकूवर आइलैंड, जो हिस्टोरिकल घटना से संबंधित है। इसके ऊपर क्वीन चार्लोट आइलैंड हमने देखा था। और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ये आइलैंड के डॉट्स आपको याद होंगे, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड थे, जिसको हम लोगों ने आर्चिपेलागो आइलैंड भी कहा था। इसके आगे आप देखोगे तो ये रहा आपका कोडियक आइलैंड हो गया, और कोडियक आइलैंड के पास ही यहाँ पर आप लोगों ने देखी थी गल्फ ऑफ अलास्का। और यहाँ पे आपने एक एल्यूशियन करके आइलैंड पढ़ा था, और एल्यूशियन आइलैंड के बाद आप लोगों ने इस वाले पार्ट पे क्या देखा था? सॉरी, इस वाले पार्ट पे नहीं, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ था बेरिंग सी। अभी हमने जल संधि की बात नहीं कर रहे हैं, बेरिंग सी की बात कर रहे हैं। तो देखो हमने यहाँ से शुरू किया था ब्यूफोर्ट सी से, और हम घूमते फिरते जो है कि पूरा कहाँ तक आ गए? बेरिंग सी तक आ गए। यहाँ तक हम लोगों ने पहली लेक्चर में कवर किया था। और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? डेविस किए थे, मतलब कि जो स्ट्रेट थी, जल संधियां थी, उसका रिवीजन कर लेते हैं। अभी भी दोस्तों 2 मिनट बचे, रिवीजन हो जाएगा, फिर हम लोग आज की लोकेशन पर चलेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। और जो लोग आज ये थर्ड लेक्चर मेरा पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है उनको चीजें ये समझ में नहीं आ रही होंगी, तो उनके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, जहां पे मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, जिसमें आपको क्लियर दिख जाएगा कि वर्ल्ड मैपिंग, ठीक है, कुछ इस तरीके से एटलस वर्ल्ड मैपिंग लिखा हुआ, आप उसे जाके विजिट कर लीजिए। पहला दूसरा लेक्चर देख लो, फिर आपको तीसरे में समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे याद होगा आपको
अगर ध्यान से याद होगा तो यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या, डेविस स्ट्रेट पढ़ा था, यानी कि डेविस जल संधि पढ़ा था इस जगह पे। और जो क्या करता है, हम इसके साथ चलेंगे। यहाँ पे डेविस जल संधि क्या करती है, इस ग्रीनलैंड के पार्ट को बैफिन आइलैंड के पार्ट से अलग करती है, जबकि बैफिन बे को लैब्राडोर सी से जोड़ देती है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि आर्कटिक ओशन को लैब्राडोर सी या नॉर्थ अटलांटिक ओशन से जोड़ती है। फिर यहाँ पे हमने हडसन की जल संधि पढ़ी थी इस वाले पॉइंट पे, जहां हमने कहा था कि हडसन के बे को ये लैब्राडोर सी से जो है कि कनेक्ट करती है, जबकि ये आपका जो बैफिन आइलैंड है और उंगवा प्रायद्वीप यानी कि उंगवा आइलैंड को अलग कर देता है। क्लियर है। फिर हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी छोटी सी, क्या पढ़ा था, बेलिस आइलैंड, बेलिस आइलैंड स्टेट, जो कि इस वाले पॉइंट पे, देखिए इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे ये जो है कि अगर आप गौर से देखोगे अपने एटलस मैप में तो यहाँ पे आपको एक गैप दिखेगा इस जगह पे, ठीक है। जो यहाँ पे है लैब्राडोर सी और यहाँ पे है आपकी गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, इनको तो आपस में मिलाता है, जबकि कनाडा को क्या करता है, न्यू फाउंडलैंड से अलग कर देता है। इतनी चीज याद हो गई। फिर हम नीचे आ गए थे, हमने एक यहाँ पे जल संधि देखी थी फ्लोरिडा नाम की। कौन सी जल संधि देखी थी, फ्लोरिडा नाम की, जो क्या करती है, यहाँ पे आपका सारगैसो सागर भी हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, सारगैसो सागर, या हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन भी पढ़ सकते हैं। इसको मिलाता है किससे, गल्फ ऑफ मैक्सिको से मिला देता है, लेकिन फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग कर देता है। किससे अलग करता है, क्यूबा से अलग करता है। वहीं अगर हम बात करें युकाटान चैनल, याद होगा इस जगह पे युकाटान चैनल पढ़ा था आपने, जो यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से जोड़ता है, लेकिन क्यूबा को क्या करता है, युकाटान पेनिनसुला से अलग कर देता है। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये रहा क्यूबा और ये रहा हैती, इसके बीच में एक विंड वेड पैसेज करके मैंने लिखवाया था। क्या नाम था उसका, विंड वेड पैसेज, जो इनको अलग करता है। और वहीं डोमिनिकन रिपब्लिक तो जुड़ा हुआ है, लेकिन प्यूर्टो रिको और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में मैंने आपको एक मोना पैसेज बताया था। क्या बताया था, मोना पैसेज, ठीक। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे क्यूबा और जमैका के बीच में एक जमैका चैनल आपको पढ़ाया था, याद आ रहा होगा। फिर हम आते हैं पनामा कैनाल पे। किस पे आते हैं, पनामा कैनाल पे अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से नहर बनाई गई थी, जिसमें अटलांटिक ओशन में हमने एक बंदरगाह पढ़ा था, कोलन बंदरगाह, और पैसिफिक ओशन में हमने पढ़ा था पनामा, ठीक है, पनामा। तो ये पैसिफिक ओशन में होता है, तो ये पनामा कैनाल थी। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट आते हैं ऊपर, जॉन डी फ्यू का स्ट्रेट, जो यहाँ पर होती है, देखने को मिलती है, जो वैंकूवर आइलैंड को क्या करती है, कनाडा और यूएसए से अलग कर देती है। तो ये हो गया आपका सेंट जॉन डी फ्यू का आइलैंड। इसके बाद आप देखोगे सीधे बेरिंग स्ट्रेट पे हम लोग ऊपर आते हैं, तो ये रही बेरिंग जल संधि, जहां पे आपने देखा था बेरिंग सी इधर साइड में, और यहाँ पे देखा था ब्यूफोर्ट सी। यहाँ आप ऊपर कह सकते हो कि ब्यूफोर्ट सी जो किसका पार्ट है, वो आर्कटिक ओशन का पार्ट है, जबकि बेरिंग जो सी है वो किसका पार्ट है, तो आप कहोगे पैसिफिक ओशियन का है सर। तो यहाँ पे जो स्थित आपको दिख रही है, यहाँ पे अगर आपको जो दिख रहा है ये क्या है, बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग जल संधि। तो ये आपको एशिया वाले रसिया पार्ट को अलास्का से अलग कर रहा है, क्योंकि ये अलास्का का पार्ट है। वहीं मिला किसको रहा है, वाटर बॉडीज को, आप कह सकते हो बेरिंग सी को ब्यूफोर्ट सी से मिला रहा है, या फिर आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से मिला रहा है। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये तो था आप बिल्कुल मतलब 10 मिनट में पूरा क्विक रिवीजन था, ठीक है। और मैंने बता भी दिया कौन किसके साथ जोड़ रहा है। आपको इसी तरीके से मैपिंग पढ़नी है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, फिर चाहे नॉर्थ अमेरिका पढ़ो, चाहे साउथ अमेरिका पढ़ो, चाहे अफ्रीका पढ़ो, चाहे एशिया पढ़ो, चाहे यूरोप पढ़ो, चाहे आपका ऑस्ट्रेलिया पढ़ो, कोई भी महाद्वीप पढ़ो, आपको इसी तरीके से पढ़ना है। तो एक इमेज आपके दिमाग में इस पूरे नॉर्थ अमेरिका की क्लियर हो गई। तो आज हमारा जो सेशन होगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज हम लोग इसमें कवर करेंगे दोस्तों क्या, माउंटेन कवर करेंगे। दूसरी चीज हम लोग क्या कवर करेंगे, इसमें लेक कवर करेंगे, झीलें। तीसरी चीज हम इसमें क्या कवर करेंगे, रिवर कनेक्ट करेंगे। ये तीनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और इसी माउंटेन में आप दो प्रकार के माउंटेन देखोगे, एक तो फोल्डेड माउंटेन होते हैं जिसको हम लोग नवीन मोरदार पर्वत कहते हैं, और दूसरे आप देखोगे ज्वालामुखी वाले पर्वत। कौन से, ज्वालामुखी की क्रिया से जो बनते हैं, जिसको हम लोग वल्कनिज्म भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आज की इस क्लास में कवर की जाएगी। तो चलिए अब आप लोग अपनी अपनी मैप को ओपन कर लीजिए, और अब आ जाते हैं हम लोग एटलस मैप में नॉर्थ अमेरिका में। तो यहां पर आप देख पाओगे कि ये नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल मैप है, और जो लोगों ने पहले और दूसरे लेक्चर देखे होंगे तो उसमें देखोगे आप इतना क्वालिटी नहीं था जितना आज है। हालांकि ये भी दोस्तों मैंने मोबाइल से ही खींचा था, अपने जो है कि हाई क्वालिटी के मोबाइल का हाई रेजोल्यूशन, क्योंकि इसकी पीडीएफ दोस्तों कहीं नहीं है, पूरे यूट्यूब पूरे गूगल कहीं सर्च कर लो, कहीं भी नहीं है। इसकी ऑफिशियल ऑक्सफोर्ड ऑफिशियल एप्लीकेशन पे भी मुझे नहीं मिल पाई, तो मैंने मोबाइल से ही खींचा, लेकिन हाई रेजोल्यूशन में खींचा तो आप देख पाओगे बहुत ही साफ और क्लियर दिख रहा है। मतलब कह सकता हूं कि हाँ इतना अच्छा है कि आप आराम से रीड कर सकते हो। अब पहले दूसरे लेक्चर में आपने देखा होगा उतनी क्वालिटी नहीं थी। हालांकि आज हमें पॉलिटिकल पे नहीं चलना है दोस्तों, आज हम चलेंगे फिजिकल मैप पे।
तो आपके मैप में यानी एटलस में आपको साइड में दिख रहा होगा नॉर्थ अमेरिका फिजिकल, पेज नंबर 82 होगा चाहे 84, इस तरीके से। तो आज हम फिजिकल की बात करेंगे। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि हम पढ़ेंगे फिजिकल मैप को, और यहाँ पे हम माउंटेन, लेक, रिवर, ये जो चीजें, ये हमारी प्राकृतिक घटनाएं हैं, जिसमें कि आपका पर्वत कैसे बनता है, पठार कैसे बनता है, नदियां कैसे बनती है, झीलें कैसे बनती हैं, तो ये सब फिजिकल मैप में मिलता है। और जब हम इंडस्ट्री वगैरह को पढ़ेंगे या लोकेशन को ट्रैक करेंगे या किसी जो है कि स्टेट वगैरह को, तो ये सब हम लोग पॉलिटिकल में इजीली ढूंढ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज अपने इस लेक्चर को। और जहां पर देखने में प्रॉब्लम होगी वहां जो है कि आप लोग अपने मैप पर जरूर फोकस करिएगा। हालांकि मैं उस जगह को पॉइंट करूंगा और आपके मैप में मिल जाएगा। मैप की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या होता है कि आपके सामने ही लोकेशन लिखी रहती है लेकिन आपको दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि आपने आज से पहले कभी उस मैप को इतनी बारीकी से दोस्तों कभी पढ़ा ही नहीं, ना कभी देखा। तो आपको खुद हंसी आती है कि अरे यार ये तो यही सामने लिखा था लेकिन मुझे दिख ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज को रोज नहीं देखोगे, रोज उसका रिवीजन नहीं करोगे, उस छोटी छोटी लोकेशन को नहीं खोजोगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो लोकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों यहां से शुरू किया था, ब्यूफोर्ट सी दिख रहा है आपको, ब्यूफोर्ट सी, और हम यहां से शुरू करते करते पूरा नीचे गए थे। कहां गए थे? नीचे। तो हम लोगों ने नॉर्थ पोल से शुरू किया था, नीचे की ओर जाएंगे। तो हम फिजिकल मैप में भी तो वहीं से शुरू करेंगे। तो आ जाइए भाई, सबसे पहले हम माउंटेन को ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? जिसको हम वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहते हैं। अच्छा, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। यहां पे मैं एक छोटा सा टर्म्स लिख रहा हूं, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। तो अब इसको जरा बता दूं। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि आप यहां पे नॉर्थ अमेरिका में देखोगे कोई भी चीज कि ये जो आपका माउंटेनिंग रेंज है, यानी कि माउंटेन वाला जो एरिया है, ये कौन सा एरिया कहलाता है? ये आपका वेस्टर्न हिस्सा कहलाता है। कौन सा? वेस्टर्न कहलाता है नॉर्थ अमेरिका का। तो इसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। ठीक है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। और इसकी बात अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये दिख रही है पैसिफिक ओशन की प्लेट, और ये रही आपकी जो है कि वेस्टर्न वाली लोकेशन। तो जब आपस में इनका टकराव हुआ दोस्तों, हालांकि ये प्लेट विवर्तन की जो थियरी होती है, जो आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे यूपीएससी के लिए, तो वहां पर हालांकि मैं भी पढ़ाऊंगा इस चीज को। जब आपका 17 मार्च का प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा यूपी पीसीएस का, तो मैं भी इन सब चीजों को नोट्स के द्वारा आपको पढ़ाऊंगा, हैंड रिटन नोट से, और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपको पता है कि दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी जो है कि पृथ्वी के अंदर प्लेटें, लेकिन उसमें 7 बड़ी प्लेटें मानी जाती हैं, जिसमें एक होती है पैसिफिक प्लेट। ठीक है, पैसिफिक प्लेट होती है, और एक होती है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। जब ये प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, तो पृथ्वी के अंदर जब ये टकराती हैं इस तरीके से, तो टकराने के बाद यहाँ पे जो मलबा रहता है ना, उसी मलबे के माध्यम से ही आपका माउंटेन बनता है। और ऐसे ही माउंटेनों को हम लोग क्या कहते हैं? फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। इट मींस की नवीन मोड़दार पर्वत कहते हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग माउंटेन की बात करेंगे। और आपको सबसे ऊपर दिख रही होगी दोस्तों ब्रुक्स रेंज। यहाँ पे देखो, जहां पे मैं लिख रहा हूं, ये अलास्का का पार्ट है। आपके पॉलिटिकल में भी देखोगे, हालांकि मैं तो यहाँ पॉलिटिकल नहीं ओपन कर पा रहा हूं, लेकिन आप लोगों के सामने किताब में दोनों पेज होंगे। तो ये पॉलिटिकल मैप में आप देखोगे ब्रुक्स रेंज एक जगह लिखा होगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक छोटा सा प्रश्न मैं बनाता हूं, क्योंकि मैं प्रश्न भी लगातार बनाते रहूंगा ताकि आपका रिविजन हो, कि ब्रुक्स रेंज जो कि नॉर्थ अमेरिका के किस हिस्से में पाई जाती है, तो आप कहोगे यूएसए के अंतर्गत अलास्का में पाई जाती है, और ये आर्कटिक ओशन के पास मिलती है, यानी आर्कटिक ओशन के पास होती है। तो अभी तो हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। तो पहले आपको बस हाईलाइट करना है, ब्रुक्स रेंज आपको मिल गई। इसी के नीचे आपको एक अलास्का रेंज मिलेगी। देखो यहाँ पे क्या मिल रही है? अलास्का रेंज। आज आपको वो सारे प्रश्न मिलेंगे जो आप एग्जाम में सॉल्व तो करते हो, पीवाईक्यू में सॉल्व करते हो, प्रैक्टिस पेपर में सॉल्व करते हो, लेकिन केवल रट के करते हो, रट के उस चीज को विजुअलाइज नहीं करते हो। और आज मैं आपको उन जगहों पे पहुंचाऊंगा, आपको महसूस कराऊंगा कि हाँ आप इन जगहों पे घूम रहे हो, तब आपको याद हो जाएगी हमेशा के लिए, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। ब्रुक्स रेंज हो गया, अलास्का रेंज हो गया। इसके नीचे आपको कनाडा में देखने को मिलेगा मैकेंजी रेंज। कहां पर देखने को मिलेगा? कनाडा में मैकेंजी रेंज देखने को मिलेगा। मिल गया दोस्तों मैकेंजी रेंज। मैं 10 सेकंड 12 सेकंड रुकूंगा ताकि आप वहां तक पहुंच जाओ। हालांकि ये तो बड़ी बड़ी लोकेशन है। आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी जब आप झील को ढूंढोगे, नदियों को ढूंढोगे, वो बहुत छोटी छोटी लिखे होंगे, तो वहां पे मैं आपको समय दूंगा। अब ये हो गया मैकेंजी रेंज। अब इसके नीचे आ जाओ जरा दोस्तों। इसके नीचे आपको एकदम अगर देखोगे अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो जो आपने पढ़े थे आइलैंड, उसी के पास एक कोस्ट रेंज करके लिखा होगा, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कोस्ट रेंज। अभी रॉकी पे नहीं जाना है, कोस्ट रेंज दिख रहा होगा, कोस्ट रेंज दिख गया। और इसी के नीचे एक छोटा सा, मैं जरा इसको जूम कर लेता हूं, आप देखोगे कोस्ट रेंज के नीचे आओगे तो ये आपको कैस्केड रेंज देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जहां पे आपको ये पैसिफिक ओशन लिखा हुआ है। इसी के नीचे कैस्केड रेंज, क्या लिखा हुआ है? कैस्केड रेंज। और इसी के नीचे आपको सियरा निवादा देखने को मिलेगा। हालांकि ये सियरा निवादा आपने बहुत बार प्रश्न सुना होगा कि सियरा निवादा ब्लॉक पर्वत, इसको भी देख लेंगे हम लोग। तो ये सियरा निवादा मिल गया। और इसके बाद अब आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जो कि लिखी हुई है रॉकी माउंटेन। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? रॉकी
माउंटेन। तो जरा इसको भी हाईलाइट कर लो। हालांकि मैं तो यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ, आप हाईलाइटर अगर लिया तो आपने हाईलाइट कर लो या अपने हिसाब से जैसे आपको सही पड़े। अब यहाँ पर आ जाओ दोस्तों, नीचे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिको में आपको सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल मिलेगा और सियरा माद्रे ओरिएंटल मिलेगा। ये आ जाओ, गल्फ ऑफ मैक्सिको एक तरफ दिख रहा होगा, एक तरफ लोअर कैलिफोर्निया दिख रहा होगा। यहाँ बीच में लिखा हुआ है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल। ये दो जो है कि माउंटेन आपको देखने को मिल रहे होंगे। कहाँ कहाँ मिला, तो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल मिलेगा और सियरा माद्रे ओरिएंटल मिलेगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अगर आप ऑक्सीडेंटल को देखोगे तो ये वेस्टर्न हिस्से में पाया जाता है। कौन से हिस्से में पाया जाएगा, पश्चिमी अमेरिका मैक्सिको में पाया जाएगा। लेकिन अगर सियरा माद्रे ओरिएंटल को देखोगे तो ये ईस्टर्न हिस्से में पाया जाएगा। कौन से हिस्से में पाया जा रहा है दोस्तों, ये ईस्टर्न के हिस्से में, अर्थात कि पूर्वी हिस्से में देखने को मिल रहा है। तो जरा आ जाओ, यहां तक आपने चीजों को रिवाइज कर लिया, मतलब रिवाइज तो नहीं किया, आपने नोट कर लिया। अब आ जाओ, एक छोटा सा इमेज आप अपने सामने देखो। तो आपने क्या देखा, यहां से माउंटेनिंग रेंज को शुरू किया और यहां तक की पूरी माउंटेनिंग रेंज को देख लिया। अब हम जरा इसके बारे में पूरी स्टोरी भी पढ़ेंगे और पूरी स्टोरी पढ़ने के साथ साथ हम इसके बारे में जरा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखो क्या देखा आपने, सबसे पहले आपको मिली ब्रुक्स रेंज, दूसरे नंबर पे मिलती अलास्का रेंज, तीसरे नंबर पे मिलेगी मैकेंजी रेंज, चौथे नंबर पे आपने देखी कोस्ट रेंज और पांचवें नंबर पे आपने देखा कैस्केड रेंज। ये देखिए कैसे हम आ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं धीरे 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 धीरे। हम लोगों ने अलास्का से शुरू किया, फिर कनाडा वगैरह, इन सब छोटे छोटे चैनलों में हम लोग नीचे उतरते जा रहे हैं। कहां तक उतरते जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। और इसके बाद आप यहां पर इसी के नीचे देखोगे, कैस्केड रेंज के नीचे सियरा नेवादा दिखेगा। सियरा नेवादा के नीचे हम लोगों ने देखा, मतलब साइड में रॉकी माउंटेन दिख गया आपको, बिल्कुल दिख गया होगा। रॉकी माउंटेन के नीचे आपने मैक्सिको में देखा सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, जो कि आपका पश्चिमी तट पे होगा, और सियरा माद्रे ओरिएंटल जो कि आपका ईस्टर्न यानी कि पूर्वी तट पर होगा। तो यहां तक आप पहुंच गए होंगे। बिल्कुल मैं आपको इस तरीके से स्टडी कराऊंगा कि आपको फील होगा कि हाँ सर बिल्कुल आप हमारे सामने बैठ के स्टडी करा रहे हैं और आप लोग मेरे साथ भी स्टडी कर रहे हो, ताकि मुझे भी इस चीज को रियलाइज हो। अब आ जाओ, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना मेरी बात को, और बेस्ट रहेगा कि अब आप पेन ले लो और पेन से इसी एटलस में आपको बस कलाकारी करनी है। क्या कलाकारी करनी है, आपको लिखना है उन सब चीजों को जो जो मैं बोलता जाऊंगा। अब सुनो जरा, देखो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में जो पर्वतों के समूह आपने देखे, कौन कौन से समूह देखे, अगर आप कहोगे, अगर आपसे कोई पूछेगा भाई उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पे जरा मुझे पर्वत बताओ कौन कौन से आपको याद है, तो आप कहोगे सर हमने ब्रुक्स रेंज देखा है, अलास्का रेंज देखा, मैकेंजी रेंज देखा है, मैकेंजी माउंटेन, कोस्ट रेंज देखा, कैस्केड रेंज देखा, रॉकी माउंटेन देखा, सियरा नेवादा देखा, नीचे आपने सियरा माद्रे ओरिएंटल देखा मैक्सिको में, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल देखा, ये दोनों। तो ये जो आपने देखे हैं इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है पश्चिमी कॉल्डेरा। क्या नाम दिया जाता है इसको दोस्तों, पश्चिमी कॉल्डेरा। इट मींस कि नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी समूह में, यानी कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र में, तटीय वर्ड यूज कर रहा हूं, ये सारे के सारे तट के किनारे हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में जो पर्वत हमें देखने को मिलते हैं, इनके समूह को हम पश्चिमी कॉल्डेरा कहते हैं। और इसमें जितने भी आप पर्वत देख रहे हो, चाहे आप ब्रुक्स रेंज देख लो, अलास्का रेंज देख लो, मैकेंजी रेंज देखो, कोस्ट रेंज, ये सभी तो नवीन मोड़दार पर्वत होंगे। लेकिन इसमें तुरंत आपको पेन उठा के लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब क्या लिखना है कि ये जो सियरा नेवादा है, सियरा नेवादा, इसके साइड में कहीं पर भी आपको जगह मिल रही हो तो आप लिखो कि ये एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा है दोस्तों, ब्लॉक पर्वत। अब इसे क्या होता है, तो ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, ये बहुत पुराने पर्वत होते हैं जहां पे तटीय क्षेत्र क्या होता है, या यूं कहें कि जो आसपास के क्षेत्र में घाटी बन जाती, नीचे हिस्सा धंस जाता है और जो हिस्सा ऊपर खड़ा रह जाता है उसे ही हम पर्वत कह देते हैं। तो ऐसे पर्वत ब्लॉक पर्वत है। जैसे हमारे देखो सतपुड़ा को देखोगे अगर आप, तो सतपुड़ा को देख लो, विंध्य को देख लो, वहां नर्मदा और रावी नदी जो तट बहती है, तो ये क्या, ये ब्लॉक पर्वत का ही तो उदाहरण होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स मतलब पॉइंट होते हैं। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी जो माउंटेन ग्रुप्स है उसमें कौन सा ऐसा पर्वत है जो ब्लॉक पर्वत है, सियरा नेवादा है। कई बार मैचिंग करने के लिए आता है कि रॉकी माउंटेन, सियरा नेवादा माउंटेन, सतपुड़ा माउंटेन, और आपको दे देता है कोई भी एक कि एटलस माउंटेन, और इनकी विशेषता बताओ। तो भाई आपने पढ़ा कि सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, सियरा नेवादा एक ब्लॉक पर्वत है, रॉकी माउंटेन एक नवीन मोड़दार पर्वत है, एटलस एक नवीन मोड़दार पर्वत है। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो समझ में आ गया, सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वत। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर जल्दी जल्दी करा दीजिए, इरिटेट कर रहे हैं। तो मैं अभी कहना चाहूंगा जो लोगों को ऐसा लग रहा हो वो क्लास अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखो जब तक आप एटलस को ढंग से समझ के फील करके नहीं पढ़ोगे तब तक आप चीजें नहीं कवर कर पाओगे। रटना अगर होता तो आप आज तक रट ही रहे हो 5 साल से, लोकेशन आपको याद नहीं हो पा रही है, लेकिन मैप के थ्रू आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे समझ में आ गया। जबकि अन्य पर्वत जो हैं,
अन्य पर्वत जो भी आपको देखने को मिल रहे हैं, देखो मैं बार बार जूम करता रहूंगा तो आपको अपनी किताब में भी देखते रहना है, सुनना मेरी बात है, किताब में फोकस करना है अपने एटलस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि अन्य जितने भी पर्वत आपने देखे, चाहे ब्रुक्स रेंज हो, अलास्का रेंज हो, मैकेंजी हो, कोस्ट रेंज हो, रॉकी हो, या फिर कैस्केड हो, या फिर सियरा निवादा ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल हो, ये सभी कैसे पर्वत हो जाएंगे? नवीन मोड़दार पर्वत हो जाएंगे, नवीन मोड़दार पर्वत। अब इसके लिए क्या कर सकते हो? इसके लिए इसी एटलस में एक जगह ऐसे करके एक लाइन खींच दो, ऐसे ऐसे करके, और ऊपर एक हेडिंग लिख दो कि नवीन मोड़दार पर्वत है। कैसे पर्वत है ये? नवीन मोड़दार। इसके आगे नीचे नाम लिख दो, जैसे ब्रुक्स रेंज हो गया, अलास्का रेंज, मैकेंजी रेंज, कोस्ट रेंज, सियरा निवादा, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ओरिएंटल, रॉकी माउंटेन, ये सभी नवीन मोड़दार पर्वत हैं। केवल एक है सियरा निवादा जो आपका ब्लॉक पर्वत में आता है, ब्लॉक पर्वत में आता है। यहां तक समझ में आ गया? अब आ जाओ दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो आपको रटते रहते हो, हमेशा से रटते आए, अब आपको रटना नहीं पड़ेगा। क्या मैं बता रहा हूं? कि अलास्का रेंज की चोटी जो है माउंट मैकिनले, ध्यान देना। और रॉकी की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है कि पश्चिमी कॉल्डेरा की सबसे लंबी और ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब जरा आ जाओ आप अलास्का रेंज, यहाँ पे अलास्का रेंज के पास आपको एक माउंट मैकिनले दिख रहा होगा, छोटा सा, उसे हाईलाइट कर लो। अलास्का रेंज की माउंट मैकिनले सबसे ऊंची चोटी है। अब जैसे मान लो हम हिमालय की बात करते हैं, तो हिमालय क्या हो गया? एक पर्वत हो गया, और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या होती है? माउंट एवरेस्ट होती है। भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन या फिर कंचनजंगा, इस तरीके से हम पढ़ते ना। तो वैसे ही हमें यहाँ पढ़ना है कि अलास्का रेंज, और यहाँ पे आपको करना है माउंट मैकिनले। तो अलास्का रेंज की चोटी जो है माउंट मैकिनले, या इसका एक और नाम आता है दोस्तों, इसका एक और नाम है जिसको आप नोट कर लो, जहां नहीं लिखा होगा तो आपको माउंट देनाली नाम लिखना है। क्या लिखना है? माउंट देनाली, क्योंकि इस तरीके से भी प्रश्न पूछा गया है, माउंट देनाली कहाँ की चोटी है? अलास्का रेंज की है, इट मींस की नॉर्थ अमेरिका की है, और लोग ढूंढ रहे थे माउंट मैकिनले को, जबकि वहां दे दिया माउंट देनाली, उसका नया नाम है। तो ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, इसको तुरंत लिखो। माउंट मैकिनले क्या है? नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट चोटी है दोस्तों, ध्यान देना, हाईएस्ट पीक या सबसे ऊंची चोटी। अब ध्यान देने वाली बात है, नॉर्थ अमेरिका का मतलब क्या होता है? पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट मैकिनले है। कहां पर है? अलास्का रेंज पे है। याद हो गया, दिमाग में बैठ गया कि एकदम ऊपर अलास्का रेंज में हमने माउंट मैकिनले या माउंट देनाली पढ़ी थी। फिर इसके बाद हम आते हैं कोस्ट रेंज पे, जो इसके नीचे आओगे आप कोस्ट रेंज पे, तो कोस्ट रेंज पे दोस्तों आपको कहीं पर देखने को मिलेगा माउंट लोगन। देखो ऊपर दिख रहा होगा अलास्का रेंज, जहां पे लिखा हुआ खत्म हो रहा है, तो ये रहा कोस्ट रेंज की, जो कि माउंट लोगन। ध्यान से समझना, माउंट लोगन की अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका की सेकंड हाईएस्ट चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि, ध्यान देना, जो कि कनाडा की सबसे ऊंची चोटी बन गई। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने ये क्या बता दिया, फिर से बता दीजिए। तो देखो, अलास्का रेंज में आपने पढ़ा कि माउंट मैकिनले जो है वो पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, और वो है भी अलास्का में। लेकिन आपने पढ़ा फिर कोस्ट रेंज पे, ये जो कोस्ट रेंज है, यहाँ पे एक माउंट लोगन आपने पढ़ा, जो कि नॉर्थ अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन भाई कनाडा में तो आ रही है ना, ये आ तो कनाडा में रही है, तो कनाडा की तो ये क्या बन गई? सबसे ऊंची चोटी। अब आपसे पूछेगा सीधा प्रश्न कि भाई कनाडा की सबसे ऊंची माउंटेन चोटी बताओ, तो आप कहोगे माउंट लोगन है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी बताओ, माउंट मैकिनले हो गई, और दूसरी माउंट लोगन हो गई। ऐसे आपको समझ में आ गई। और ये किस रेंज पे? कोस्ट रेंज पे है। माउंट मैकिनले किस पे? अलास्का रेंज पे है। आगे चलते हैं, माउंट रेनियर की बात करेंगे, जो कि आपको मिलेगी कैस्केड रेंज पे। आ जाओ नीचे, आ जाओ आप थोड़ा सा और, कोस्ट रेंज के नीचे आपने कहीं कैस्केड रेंज पढ़ा होगा, और कैस्केड रेंज पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक माउंट है जिसका नाम है माउंट रेनियर। कहीं मिल पा रहा है उसी जगह पे? नहीं मिल पा रहा तो मोबाइल में देखो अपने, ये रहा कैस्केड रेंज, और इसके ऊपर आपको दिखेगा माउंट रेनियर। अब दिखा? अब दिखा? जहां पे जॉन डीफ्यू का जो स्ट्रेट है उसी के पास लिखा होगा ये माउंट रेनियर। ठीक है, ये आपका कैस्केड रेंज पर है। किस पे? कैस्केड रेंज पे। अगर इसकी बात करें तो ये माउंट रेनियर जो है कैस्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आ जाओ सियरा निवादा रेंज की चोटी पर हम बात करेंगे, तो सियरा निवादा रेंज जो कि एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है? एक ब्लॉक पर्वत है। और यहाँ पे इसी के नीचे साइड में माउंट विटनी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, माउंट विटनी के नीचे डेथ वैली भी लिखा होगा, जो दुनिया का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। डेथ वैली आप लोग रटते रहते हो, मृत घाटी, मृत घाटी, डेथ वैली, सारी चीजें मैं आपको पहुंचाऊंगा दोस्तों। आपको आज डेथ वैली में डुबाऊंगा, चिंता मत करो, आज आपको यहीं गिराऊंगा मैं। ठीक है, हालांकि वैसे नहीं गिराऊंगा जैसा आप सोच रहे हो, आपको बस उस घाटी में दिखाऊंगा कि वो कितनी गहराई है। अब देखते हैं यहाँ पे सियरा निवादा की माउंट विटनी आपको मिल गई, उसको हाईलाइट करिए तुरंत, और यहाँ पे लिखिए कि ये जो चोटी है माउंट विटनी, ये यूएसए, अब मैं नॉर्थ अमेरिका नहीं बोल रहा हूँ, यूएसए की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड नंबर की हाईएस्ट चोटी है। आपको इस तरीके से लिखना है दोस्तों।
क्योंकि मैं अभी आपको रिवीजन करा दूंगा। और अगर हम बात करें, यहां तक लिख लिया क्या मैंने बोला? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो। माउंट विटनी को मैंने बोला कि ये यूएसए की सेकंड हाईएस्ट चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रॉकी माउंटेन जो आपको दिख रहा है दोस्तों, रॉकी माउंटेन। देखिए मैं मैप को देखो जूम करते रहूंगा, आगे पीछे करूंगा, आपको देखते रहना है। ये जो रॉकी माउंटेन दिख रहा है इसकी भी एक सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट कहीं मिल पा रहा है आपको? जल्दी से बताइए। माउंट एल्बर्ट जी, ये रहा, जहां पे माउंटेन लिखा हुआ है यहाँ पे देख लो मोबाइल में, इसके पास माउंटेन के पास माउंट एल्बर्ट मिल गया। ये रॉकी माउंटेन पर ही स्थित है और ये रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है, रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है। अब जरा 4 प्रश्न बनते हैं, उनको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर उन चीजों को कहीं नोट कर लेना। क्या क्या प्रश्न बनता है अब आ जाओ। जरा छोटा सा मैं करता हूं और आपको सारी चीज आपके सामने दिख रही है और बस आप प्रश्न देखो मोबाइल में, कैसे प्रश्न बनते हैं वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा दोस्तों कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की पहली सबसे ऊंची चोटी, हम यहाँ पे ऊंची चोटी की तो बात करेंगे, लंबी की तो बात करेंगे। तो पहली आपने कौन सी पढ़ी? अलास्का रेंज में माउंट मैकिनले, जिसका नाम क्या है? माउंट देनाली भी उसे हम कह सकते हैं और माउंट मैकिनले भी कह सकते हैं। ये पूरे नॉर्थ अमेरिका में आपका कनाडा भी आता है, यूएसए भी आता है, मैक्सिको भी आता है, इन सब की सबसे ऊंची चोटी हो गई। दूसरे नंबर पे अगर हमने चीज पढ़ी कि माउंट लोगन पढ़ा था हमने दोस्तों, यहाँ पे माउंट लोगन पढ़ा था कोस्ट रेंज पे। जो माउंट लोगन है ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी ऊंची चोटी है? कनाडा की। अच्छा मुझे बताओ, माउंट मैकिनले जब अलास्का में है तो ये यूएसए की भी तो हो गई पहली ऊंची चोटी, हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। और नॉर्थ अमेरिका की भी जो है कि हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं माउंट लोगन की, ध्यान देना, जो कि आपकी नॉर्थ अमेरिका की, चलो फिर से रिवाइज कराता हूं। देखो माउंट मैकिनले जो है कि नॉर्थ अमेरिका की पहली चोटी हो गई, ठीक है। माउंट लोगन की बात करेंगे तो दूसरी चोटी हो गई नॉर्थ अमेरिका की। क्लियर हो गई? अभी ये चीजें समझनी है आपको, यहां तक क्लियर हो गया। अब आ जाओ, इसी माउंट लोगन की एक ये भी खासियत है कि ये कनाडा की पहली सबसे ऊंची चोटी हो गई। अच्छा ये नॉर्थ अमेरिका के साथ यूएसए की भी माउंट मैकिनले। तो हमने दूसरी जो चोटी पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी? सबसे ऊंची चोटी यूएसए की, वो पढ़ी थी माउंट विटनी, जो कि सियरा निवादा की माउंट विटनी पढ़ी थी, जो कि यूएसए की सेकेंड हाईएस्ट चोटी है। अब आपको होगा कंफ्यूजन दोस्तों, सारी चीजें कंफ्यूजन होगी, लेकिन आराम से पेशेंस के साथ आप पढ़ते चलिए, सारी चीजें आपको तैयार हो जाएंगी। तो भाई माउंट मैकिनले आपके पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ इसे मैं यूएसए की भी तो सबसे ऊंची चोटी कह सकता हूं, क्योंकि अलास्का यूएसए का पार्ट है। वहीं यूएसए की दूसरी सबसे ऊंची चोटी सियरा निवादा पर मुझे माउंट विटनी मिलती है, डेथ वैली के पास। लेकिन पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले के बाद सेकंड नंबर पर आती है माउंट लोगन, और लोगन कनाडा की सबसे ऊंची चोटी होती है। क्योंकि कोई ना कोई पूरे महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो रही है तो वो किसी देश की भी सबसे ऊंची चोटी हो सकती है। यहां तक क्लियर हो गया आपको? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आ जाओ, अब एक बार जरा छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिख लिया आप लोगों ने ये सब चीजें? अगर लिख लिया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने मैप में ध्यान देना। अब मोबाइल में नहीं देखना है, बस सुनना है, मेरी बातों को सुनते जाओ अपने कान में और मोबाइल की जगह अपनी एटलस में देखो। सबसे ऊपर हमने पढ़ा दोस्तों ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज कहाँ देखा था हमने? अलास्का में देखा था। उसके नीचे हमने एक अलास्का रेंज पढ़ी। अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी हमने क्या देखी नॉर्थ अमेरिका की? माउंट मैकिनले देख ली, ठीक है। उसके नीचे हमने पढ़ी थी कोस्ट रेंज, और कोस्ट रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या देखी थी? माउंट लोगन, जो कि नॉर्थ अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी, लेकिन कनाडा की पहली सबसे ऊंची चोटी थी। हालांकि यहीं पे हमने मैकेंजी माउंटेन भी पढ़ लिया था। कोस्ट रेंज के बाद हमने क्या पढ़ा था? कैस्केड रेंज पढ़ा था, और कैस्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी पड़ी थी माउंट रेनियर। क्या पड़ी थी? माउंट रेनियर। उसके बाद हमने पढ़ा था सियरा निवादा। कैस्केड रेंज के बाद सियरा निवादा, ठीक है। सियरा निवादा की बात करेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका का ब्लॉक पर्वत है, और यहां पर हमने सबसे ऊंची चोटी इसकी पड़ी थी माउंट विटनी, जो कि यूएसए की सेकंड हाईएस्ट चोटी है, यूएसए की सेकंड हाईएस्ट चोटी है। और इसके बाद हमने पढ़ा था रॉकी माउंटेन, और रॉकी माउंटेन की जो सबसे ऊंची चोटी पड़ी थी ये एल्बर्ट पड़ी थी, माउंट एल्बर्ट। इसके बाद हमने देखा था मैक्सिको की तरफ सियरा माद्रा ऑक्सीडेंटल, जो कि ऑक्सीडेंटल आपका वेस्टर्न एरिया में होता है, और सियरा माद्रे ओरिएंटल जो कि आपका ईस्टर्न साइड में होता है। क्लियर हो गया यहां तक? ये लोकेशन आपकी रिवाइज हो गई, ठीक है। अब देखो एक बार में पूरी लोकेशन याद नहीं हो पाती है, क्योंकि एक बार में तो भाई आप कुछ भी याद नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने हाईलाइट कर लिया, पॉइंट आउट कर लिया, चीजों को नोट कर लिया। हालांकि मैं इसके अपने जो नोट्स हैं वो आपको एक एक कॉन्टिनेंट खत्म होता जाएगा, मैं एक एक कॉन्टिनेंट को आपको देता चला जाऊंगा, जिससे आप उसको रिवीजन कर पाओगे, समझ पाए, रिवीजन कर पाओगे। तो इस चीज को आपको धीरे धीरे समझ लेना है। लेकिन अब आप कहोगे सर मुझे एक एक क्लास का आप दे दो, तो एक एक पेज आधे पेज का कोई मतलब नहीं है। जैसे ये कॉन्टिनेंट खत्म हो जाएगा मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया करूंगा, और ये सारे नोट्स आप इस प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ाई कर सकते हो अपने एटलस के द्वारा, हमेशा अपने पास रखो।
अब आ जाते हैं हम लोग पश्चिमी कॉल्डेरा का एक अंतरा पर्वतीय पठार की बात करेंगे। अब देखो एक वर्ड आ रहा है, ध्यान से समझना, मैंने क्या वर्ड यूज किया, अंतरा पर्वतीय पठार, ठीक है, अंतरा पर्वतीय, सॉरी ये थोड़ा सा, अंतरा पर्वतीय पठार। तो अंतरा पर्वतीय पठार का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि जो पठार आपका कुछ इस तरीके से जो है कि दो पर्वतों के बीच जो है कि होता है उसे हम अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। ये पर्वत है, ये पर्वत है, लेकिन ये वाला जो एरिया है बीच का जिसको मैं रेड कर रहा हूं इस समय, ये क्या हो गया दोस्तों, ये पठार है। और पठार किसके बीच में, दो पर्वतों के बीच में, तो अंतरा पर्वतीय पठार हो गया। और ऐसे पठार हमें देखने को मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका में, जो क्या होंगे, दो माउंटेन के बीच में घिरे होंगे। अभी प्रूफ दिखाता हूं आपको मैं, देखो चलो मेरे साथ आ जाओ दोस्तों। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया ना तो प्लीज लाइक कर दो यार, जिससे हम लोगों का भी तो मोटिवेशन बना रहता है। और चैनल को प्लीज फॉलो कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार का सारा नया नया इनिशिएट मैं आपको लेकर आऊंगा। जो मेरी ओरिजिनल रिसोर्स है ना, जो मेरे ओरिजिनल फैक्ट है, जो मेरे ओरिजिनल नोट्स होते हैं, जिसके माध्यम से मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करता हूँ, मेंस लिखता हूँ। हालांकि मेंस में और काम मैं कर रहा हूँ जिससे मेंस भी क्वालिफाई हो, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के स्तर पर मैं जितना ओरिजिनल रिसोर्स है मेरे पास, मैं छिपाता कुछ नहीं, सारी चीजें आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कि ताकि आप लोग सही गाइडेंस के साथ चीजों को पढ़ पाओ। चलिए पश्चिमी कॉल्डेरा की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो अंतरा पर्वतीय पठार हम ढूंढेंगे, तो आ जाओ जरा एक एक करके हम पठारों को ढूंढते हैं। तो देखो पठार की बात अगर हम करें तो देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अच्छा एक चीज ध्यान देना कि हम जो भी पठार पढ़ेंगे दो पर्वत श्रेणियों के बीच में होंगे, तभी तो अंतरा पर्वतीय पठार कहलाएंगे। तो हमने पढ़ा था अभी दोस्तों ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज, इन दोनों रेंज के बीच में आपको एक छोटी सी यूकॉन नदी दिख रही होगी। हालांकि यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे मैप में बहुत ब्लर दिख रहा है, लेकिन आप लोगों के एटलस में दिख रही होगी, यहाँ पे यूकॉन नदी दिख गई। और इसी के पास आपको यूकॉन प्लेटू देखने को मिलेगा। हालांकि आपके जो है कि एटलस में नहीं लिखा होगा, ठीक है, लेकिन इसको क्या करिए, यहाँ कहीं पे भी लिख के आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे करके कहीं पे भी लिख दीजिए कि भाई यहाँ पे क्या हम पढ़ेंगे, यूकॉन प्लेटू पढ़ेंगे या यूकॉन पठार पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे हाईलाइट हो जाएगा कि हाँ इस बिंदु, जैसे मान लो यहाँ पे इस तरीके से कोई छोटा सा डॉट बना दो इस तरीके से इन दोनों पर्वतों के बीच में, और यहाँ लिख दो यूकॉन पठार। तो इससे क्या पता चला कि ब्रुक्स रेंज एक तरफ है, दूसरी तरफ अलास्का रेंज है, और इसके बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यूकॉन पठार। और ये किस प्रकार का पठार है, अंतरा पर्वतीय पठार है। अब इससे जरा नीचे उतर जाओ, नीचे उतरोगे तो आपको देखने को मिलेगा ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू। अगर आप कनाडा में देखोगे पॉलिटिकल मैप में, तो अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो जहां पे ये लिखा हुआ है, इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल मैप में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, ब्रिटिश कोलंबिया लिख रहा है। और इसी वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा नीचे और आने पे क्या मिलेगा, कोलंबिया प्लेटू। क्या मिलेगा, कोलंबिया प्लेटू मिल जाएगा। क्या मिलेगा दोस्तों, कोलंबिया प्लेटू। अब जरा गौर करना कोलंबिया प्लेटू को, ये किसके पास है, अगर गौर करोगे तो ये किसके पास देखने को मिलेगा, ठीक है। आप देखोगे कि एक तरफ रॉकी माउंटेन है और दूसरी तरफ कोस्ट रेंज है, कोस्ट रेंज हो गई या कैस्केड रेंज हो गई, तो ये भी तो आपको देखने को मिल गया कि इन दोनों के बीच में अंतरा पर्वतीय पठार। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो कोलंबिया स्नेक होगा। हालांकि यहाँ पे भी कोलंबिया स्नेक नहीं लिखा होगा, अगर मैं इसको जूम करूं तो यहाँ पे आपको दो कोलंबिया प्लेटू मिलेंगे, एक ऊपर वाला मिलेगा कोलंबिया प्लेटू और एक दूसरा मिलेगा कैस्केड रेंज के पास। कैस्केड रेंज के पास दोस्तों ध्यान देना, कैस्केड रेंज के पास ये दूसरा वाला जो है इसको हम कहते हैं कोलंबिया स्नेक प्लेटू। ये भी क्या है, रॉकी और कैस्केड के बीच में है, रॉकी और कैस्केड के बीच। इसके नीचे आओगे तो सियरा निवादा और रॉकी माउंटेन के बीच में आपको ग्रेट बेसिन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्रेट बेसिन देखने को मिलेगा। और यहीं पे आपको येसोमाइट नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा माउंट विटनी पर। तो ग्रेट बेसिन देखने को मिला, और ये भी देखो सियरा माद्रे मतलब सियरा निवादा और रॉकी माउंटेन के बीच में, इट मींस कि ये भी कैसा हो गया, अंतरा पर्वतीय पठार हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक खासियत ये भी देखने को मिलती है कि सीढ़ी नुमा यहाँ पे स्थलाकृति देखने को मिलती है ग्रेट बेसिन में। कैसी मिलती है, सीढ़ी नुमा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा। इस वाले स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देख पाओगे। तो ग्रेट बेसिन को हाईलाइट किया। आगे देखोगे और नीचे आओगे तो बहुत बड़ा देखने को मिलेगा कोलोराडो प्लेटू। क्या देखने को मिलेगा, कोलोराडो प्लेटू। और यहीं से आपको कोलोराडो नदी निकलती हुई देखने को मिलेगी, जो कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। बहुत बार आपने सुना होगा कि कोलोराडो नदी किस देश में है, यूएसए में आती है, ठीक है। तो ये रहा आपका कोलोराडो प्लेटू। यहीं पर आपको हूवर डैम और जो है कि बोल्डर डैम देखने को मिलेगा, बोल्डर डैम। ये सब बाद में हम पढ़ेंगे, बांध वगैरह, लेकिन अभी हमने पढ़ लिया कोलोराडो प्लेटू मिल गया। अब इसके नीचे आप देखोगे, इसके नीचे आपको एक मैक्सिकन प्लेटू मिलेगा, जो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल के बीच में होगा। तो ये भी देखो दो पर्वतों के बीच में है, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल के बीच में आपको मैक्सिकन प्लेटू देखने को मिल रहा होगा, जो कि किस प्रकार का पठार हो गया, अंतरा पर्वतीय पठार। कैसा पठार हुआ, अंतरा पर्वतीय पठार। अब जरा इसके बाद इसको एक बार रिवीजन कर लो मेरे साथ, जल्दी से आ जाओ, रिवीजन करो जल्दी से, मिल गया आपको।
तो चलो शुरू करते हैं रिवीजन के तौर पे। यहाँ पे आपने ब्रुक्स रेंज के पास देखा था, अलास्का रेंज के पास बीच में कौन सा, यूकॉन पठार देख लिया था। यूकॉन पठार के बाद जब आप नीचे उतरते हो तो आप देखोगे कोस्ट रेंज के पास ब्रिटिश कोलंबिया पठार। कैसा पठार देखने को मिलेगा, ब्रिटिश कोलंबिया पठार देखने को मिलेगा। इसके नीचे और आप आओगे सियरा निवादा के पास, सियरा निवादा नहीं को ये कैस्केड रेंज के पास, तो यहाँ पे एक और कोलंबिया स्नेक प्लेटू देखने को मिलेगा। इसके बाद सियरा निवादा के पास आओगे तो सियरा निवादा के पास आपको ग्रेट बेसिन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्रेट बेसिन, जहां पे सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसके नीचे आप और आओगे तो यहाँ पर आपको कोलोराडो प्लेटू देखने को मिलेगा जो कैलिफोर्निया की खाड़ी के पास है। इसके नीचे और आओगे तो सियरा माद्रा ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल के बीच में आपको मैक्सिकन प्लेटू देखने को मिलेगा। तो आपने कुछ अंतरा पर्वतीय पठार देख लिए और आपने पश्चिमी तट पर जितने भी माउंटेन थे उनकी सबसे ऊंची चोटी थी वो सारी चीज आपने देख ली है। अब यहां पर आप एक और पॉइंट ऐड कर लो सियरा निवादा के पास, जहां पे मैंने आपको बताया था सियरा निवादा के पास एक पॉइंट ऐड करो माउंट विटनी। देखो दोस्तों, इस तरीके की चीजें ना पूरे आप YouTube पर देखोगे कि इस तरीके का मैप जो है कि आपको एटलस में कोई नहीं पढ़ाएगा। आप क्या करोगे, क्लास देख लेते हो, लेक्चर देख लेते हो, फिर क्या होता है, सो जाते हो या भूल जाते हो, क्योंकि उसके द्वारा जो प्रोजेक्टर पे पढ़ाया जा रहा है, जो LED पैनल पे पढ़ाया जा रहा है, वो चीज आप बस देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन आपके पास उसका लिखित सोर्स नहीं होता है। लेकिन आज क्या होगा, आज के बाद जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, आपके पास पूरा एटलस आपके पास रहेगा और पूरे एटलस में आप हर एक चीज को याद कर लोगे और रखे रहोगे अपने पास, जिससे बार बार जरूरत पड़ने पे आप देखते रहोगे। अभी तो शुरुआत है दोस्तों, और मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को कि ये जो क्लासेस चल रही हैं हमारी एटलस की स्पेशली, ये आपकी केवल नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ताकि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में नॉलेज जो आपकी है वो इंक्रीज हो, ताकि आप अपने स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में या फिर यूपीएससी के एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम्स में आप इसका यूज कर सको। ये बिल्कुल भी मत समझना कि ये यूपी पीसीएस 2024 के लिए टारगेटेड करके बनाई गई है, क्योंकि फिर क्या होगा, आप लोग लगातार फोर्स करोगे सर जल्दी बनाइए, तो फिर मेरा भी काम क्या होगा, मैं 2 घंटे की क्लास दूंगा, कोटा पूर्ति करूंगा और आपको चीजें नहीं समझाऊंगा, फिर हो जाएगी खत्म 1 हफ्ते में। लेकिन एटलस को खत्म कर रहे हैं दोस्तों, ये अपने आप में एक विषय है, क्योंकि आप पूरी दुनिया की लोकेशन को जानोगे, जहां से आप पूरे जीएस को 60 से 70% रिवाइज कर लोगे। तो प्लीज इस पे फोकस मत करना, आराम आराम से पढ़ते रहिए। ये मत करना फोर्स करके सर कमेंट करके या टेलीग्राम पे कि सर जल्दी कराओ। ये जल्दी करने के लिए नहीं हम लोग कर रहे हैं, हम इसको परमानेंटली स्टैब्लिश करने के लिए कर रहे हैं। सोचिए, ये वर्ल्ड मैपिंग में आपके साथ आज कर रहा हूँ लगभग 2 साल बाद। 2 साल पहले ही मैंने इन सब चीजों को याद कर रखा था, इन सब चीजों को कवर कर लिया था, लेकिन आज मैं आपके साथ फिर से कर रहा हूं, ताकि मेरा भी रिवीजन हो रहा है और आप भी इस तरीके से सीख रहे हो। तो हमेशा इसका ध्यान रखना कि इसको कभी भी फोर्सफुली ये नहीं कि जल्दी जल्दी खत्म करें, केवल समय समय से आराम आराम से। लेकिन क्लासेस रेगुलर होंगी, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, रेगुलर क्लासेस होगी। एक आध दिन बीच में गैप हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये रुकेगी नहीं, ये लगातार चलती रहेगी। और सबसे अधिक फायदा मिलेगा आपको यूपी पीसीएस के साथ, यूपीएससी में सबसे अधिक फायदा मिलेगा जब यूपीएससी पूछता है प्रश्न। चलिए आ जाते हैं दोबारा। तो यहां पर आप देखोगे सियरा निवादा के पास माउंट विटनी है, और यहां पर मैंने आपको दिखाया था ग्रेट जो डेथ वैली। अब जरा डेथ वैली पे 2 पॉइंट हाईलाइट करके लिखो, तुरंत अभी लिखो। यहीं पे क्या लिखना है आपको कि यह एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे भ्रंश घाटी देखने को मिलती है। भ्रंश घाटी का मतलब होता है जहां पे जो पृथ्वी है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, अर्थात सॉरी पृथ्वी नहीं, जो धरातल है वो 2 हिस्सों में फट जाता है, यानी कि एक आपका पीछे की ओर धक्का लगाता है, एक दूसरी तरफ लगाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होता है। तो इस वजह से यहाँ पे घाटियां तैयार हो जाती है, मतलब बहुत बड़ा जो है कि एक गहरा गड्ढा हो जाता है। तो इसको आप लिखोगे डेथ वैली को, क्या लिखोगे डेथ वैली को, कि ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। और भ्रंश घाटी का उदाहरण होने के साथ साथ ये सबसे गहरा स्थान है, गहरा या नीचा स्थान भी लिख सकते हो, जो कि यूएसए का है। ठीक है, यूएसए का सबसे गहरा या नीचा स्थान है, और यह सबसे गर्म स्थान भी माना जाता है। तो 3 विशेषता देखने को मिली। डेथ वैली क्या है, एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है, दूसरा यूएसए का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है, गर्म स्थान माना जाता है, और तीसरा यूएसए का सबसे गहरा या सबसे नीचा वाला स्थान है ये। और ये कहाँ पे आएगा, ये यूएसए के कैलिफोर्निया में आएगा। क्योंकि आप जब पॉलिटिकल मैप में देखोगे तो ये जो लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, ये आपको इस तरीके से यहाँ पे कैलिफोर्निया करके प्रांत लिखा होगा, इस तरीके से अगर आप देखोगे अपने मैप में। तो पॉलिटिकल मैप में भी हाईलाइट कर लो, और वहां पे डेथ वैली अगर ना भी लिखा हो तो वहां पे फिजिकल में ही लिख लो कि ये जो डेथ वैली है ये कैलिफोर्निया के अंतर्गत आती है। हालांकि यूएसए ही पूछता है, उसका राज्य नहीं पूछता है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये सारे पॉइंट आपने लिख लिए। अब चलो हम अगली तरफ चलते हैं और हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब आपके सामने फिर से एक पेपर आ गया, यानी प्रैक्टिस करने के लिए। पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक एक चीज। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि अब हम जो है कि इस तरफ आएंगे, अमेरिका के ईस्टर्न वाले पार्ट की तरफ आना है हमें। लेकिन जो भी चीजें हमने वेस्टर्न पार्ट में पढ़ी हैं, पहले उसको एक बार रिवीजन तो कर ले हम लोग, तभी तो हम लोग ईस्टर्न वाले पार्ट में चलेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि हम लोग ईस्टर्न वाले पार्ट में आ भी जाएंगे तो आपको वेस्टर्न पार्ट तुरंत भूल जाओगे। तो इसलिए पहले हम नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पूरे वेस्टर्न पार्ट को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जरा जूम कर लेते हैं,
फिर हम लोग इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो जरा जूम करते हुए चलो, इसमें बस आपको लोकेशन बताऊंगा मैं। आपने यहाँ पे देखा था दोस्तों, ब्रुक्स रेंज देखा था कि नहीं, अलास्का में देखा था। और यहाँ पे अलास्का रेंज आपने देखी थी, ठीक है, बिल्कुल देखी थी। यहाँ पे आपने माउंट मैकेंजी देखी थी, बिल्कुल देखी थी। यहाँ पे आपने कोस्ट रेंज देखी थी, बिल्कुल देखी थी। यहाँ पे आपने कैस्केड रेंज देखी थी, बिल्कुल देखी थी। ठीक है, क्या देखा आपने? ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, माउंट मैकेंजी, और यहाँ पे कोस्ट रेंज, यहाँ पे कैस्केड रेंज, और यहाँ पे आपने एक सियरा निवादा देखी थी जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, सियरा निवादा। और यहाँ पे एक बड़ी सी जो है कि रॉकी माउंटेन देखा था, रॉकी माउंटेन, बड़ा सा रॉकी माउंटेन देखा। और इसके बाद आपने यहाँ पे सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल देखा, वेस्टर्न साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेंटल, और सियरा माद्रे ओरिएंटल देखा जो कि ईस्टर्न साइड में होगा। इतनी चीजें आपने देखी। अगर हम इसकी ऊंची चोटियों की बात करेंगे तो अलास्का रेंज पे आपने पढ़ा था माउंट मैकिनले, ठीक है, माउंट मैकिनले आपने देखा जिसका अदर नाम था माउंट देनाली। अगर हम बात करें माउंट मैकेंजी मतलब कोस्ट रेंज की बात करें तो यहाँ कहीं पे आपने माउंट लोगन पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? माउंट लोगन पढ़ा था। इतनी बात क्लियर। माउंट लोगन के बाद जब हम नीचे उतरते हैं दोस्तों, यानी और नीचे आते हैं, तो आप देखोगे कि कैस्केड रेंज, जो ये कैस्केड रेंज है, यहाँ पर आपने पढ़ा था माउंट रेनियर, कुछ इस जगह पे लोकेट हुआ था माउंट रेनियर। तो ये भी आपने पढ़ा था जो कि सबसे ऊंची चोटी थी कैस्केड की। फिर आपने सियरा निवादा, सियरा निवादा पे आपने यहाँ पे माउंट विटनी पढ़ा था, माउंट विटनी जो कि यूएसए की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और रॉकी जो माउंटेन है यहाँ पर आपने एल्बर्ट को देखा था, हालांकि यहाँ नहीं देखा था, ये तो कनाडा में चले गए। यहाँ पे हमने देखा था माउंट एल्बर्ट, यानी कि एल्बर्ट चोटी को देखा। इसके बाद हमने क्या देखा दोस्तों? तो इसके बाद हमने अंतरा पर्वतीय पठार देखे। पठार में हमने क्या देखा? यहाँ पे यूकॉन प्लेटू देखा था कि नहीं, क्योंकि ब्रुक्स और अलास्का के बीच में था यूकॉन प्लेटू। उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमने ब्रिटिश कोलंबिया जो है कि प्लेटू देखा। यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो कोलंबिया स्नैक प्लेटू देखा हमने। कोलंबिया स्नैक के नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे ग्रेट बेसिन देखेंगे, ग्रेट बेसिन प्लेटू, जिसका स्ट्रक्चर आपको कुछ सीढ़ी नुमा देखने को मिला था। कैसा मिला था? सीढ़ी नुमा देखने को मिला था। आपने देखा था ना, क्योंकि मैंने उसे लिखवाया था। फिर इसके नीचे आपको कोलोराडो प्लेटू देखने को मिलेगा, जहां पे हम अभी बात करेंगे, कोलोराडो प्लेटू। और इसके नीचे आपको यहाँ पे मैक्सिकन प्लेटू देखने को मिला था, ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल के बीच में मिला था। इतनी चीज क्लियर। और हमने अभी क्या नया पॉइंट ऐड किया? तो यहां पर हमने सियरा निवादा के पास जो हमने एक डेथ वैली देखी थी। क्या देखी थी? डेथ वैली। ये जो है कि यूएसए का सबसे गहरा यानी कि नीचे वाला स्थान है, और ये भ्रंश घाटी भी कहलाती है। और दूसरा, ये यूएसए का सबसे गर्म स्थान है। यहां तक की चीजें उम्मीद करता हूं आपको रिवाइज हो गई होंगी। तो चलो अब हम जरा वेस्टर्न पार्ट की तरफ से निकल के अब ईस्टर्न पार्ट की ओर चलते हैं। तो आपने मुख्य रूप से क्या क्या चीज देखी? जो हम लोग कॉल्डेरा की बात कर रहे हैं, यानी यूएसए की अगर मैं बात करूं तो कुछ आप इस तरीके से तो देखोगे, ध्यान देना। ये आपको क्या देखने को मिला अगर गौर करोगे, ठीक है, ध्यान से समझ लो मेरी बात, अब जल्दीबाजी नहीं, आराम से समझो। ये वाला एरिया क्या देखा आपने? ये कहोगे आप पैसिफिक ओशन का सर हमने तट देखा, यानी कि पैसिफिक ओशन का तट। चलो मैं एक लाइन खींचता हूं, ये आपने देख लिया पीओ का तट, यानी पीओ के नहीं, पीओ का तट, यानी कि पैसिफिक ओशन का तट। इसके बाद जब आप अंदर एंट्री करते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था जब पहले लेक्चर में कि हम लोग पहले क्या करते हैं, कॉन्टिनेंट का बाहरी हिस्सा कवर करते हैं, और बाहरी हिस्सा कवर करने के बाद हम जो है कि कॉन्टिनेंट के अंदर आक्रमण बोलते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट के अंदर घुसते हैं, देशों के अंदर घुसेंगे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? देश के अंदर ही तो घुस रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया? बाहर की जितनी भी लोकेशन थी इसको कवर किया, फिर हमने जितने भी स्टेट थे इसको कवर किया, जल संधियां, फिर हमने जितने भी पश्चिमी क्षेत्र में माउंटेन थे, आपके प्लेटू थे, या जितने भी कॉल्डेरा वगैरह थे, ये सारी चीजें कवर कर ली। अब हम लोग घुस रहे हैं माउंट किसके अंतर्गत? इसके कॉन्टिनेंट के अंतर्गत घुस रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखा? यहाँ पे देखा आपने पैसिफिक ओशन का तट देख लिया। क्या देखा? पैसिफिक ओशन का तट। इसके बाद आपको क्या देखने को मिला? यहाँ पे कोस्ट रेंज देखने को मिली। सबसे पहले पर्वत क्या देखने को मिला? कोस्ट रेंज देखने को मिली। फिर आगे और जाओगे तो सियरा निवादा देखने को मिलेगा। अब देखो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये काल्पनिक है, आप ये मत सोचना कि सर आपने यहाँ पे नहीं दिखाया था, ऊपर दिखाया, नीचे दिखाया, कनाडा में नहीं, ये सब छोड़ दो। फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ा है। तो सियरा निवादा देखा हमने। सियरा निवादा के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमने यहाँ पे ग्रेट बेसिन देखा, ग्रेट बेसिन देखा। ग्रेट बेसिन के बाद हमने माउंट रॉकी देखा, माउंट देखा मतलब रॉकी माउंटेन। अब इसके बाद आप देखोगे इंटीरियर हाईलैंड, यानी इंटीरियर मतलब कि जो आंतरिक उच्च भूमि जिसपे पूरा अमेरिका बसा हुआ है। और इसके बाद हम देखेंगे सेंट्रल लो लैंड, एक देखेंगे सेंट्रल लो लैंड। और इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्या? अपलेशियन पर्वत। अगर आप अपने मैप में देखे होगे तो ये वाला एरिया अपलेशियन पर्वत होता है। और इसके बाद हम लोग किस में आ जाते हैं? अटलांटिक ओशन में आ जाते हैं। तो आ गए कि नहीं आ गए हम पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन में? तो कैसे आए दोस्तों? दोबारा रिवाइज कराया तो मैं
ये पूरा एक इमेज बन गया आपके दिमाग में कि हम अमेरिका कहाँ कहाँ घूम के आ गए, और डोनाल्ड ट्रंप से भी मिल लिए, जो बाइडेन से भी मिल लिए, बराक ओबामा से भी मिल लिए, ठीक है, और जस्टिन ट्रूडो को खूब कूट के आए हैं, क्योंकि कनाडा में उसने जो है कि खालिस्तानी का समर्थन किया था, आपको याद होगा न्यूज। तो हमने जस्टिन ट्रूडो को भी खूब कूटा ढंग से कनाडा में जाके, और बाकी लोगों से मिल के भी आए हैं। तो देख लेते हैं फिर से। सबसे पहले आपको मिला पश्चिमी तट, किसका मिला, पैसिफिक ओशियन का मिला आपको तट यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने कोस्ट रेंज देखी, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने सियरा निवादा देखा, हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने ग्रेट बेसिन देखा, हम उसके और आगे बढ़े तो सबसे लंबी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला देखी रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन के और आगे बढ़े तो ये इंटीरियर हाईलैंड था, यानी कि जिसपे यूएसए कनाडा पूरा बसा हुआ है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इस एरिया में जहां पे मैं डार्क कर रहा हूं, इस एरिया में हमने देखा अपलेशियन माउंटेन, अपलेशियन पर्वत जो हम पढ़ते हैं। और इसके बाद हम लोग आ गए अटलांटिक ओशन में। कहां पे आ गए, अटलांटिक ओशन, इसी जगह पे आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। तो बताओ, अब हम लोगों ने ये सारी चीजें कवर कर ली। अब हम चलेंगे अपलेशियन ओशन पे, मतलब अपलेशियन माउंटेन पे। इसलिए मेरे को ये बताना जरूरी था कि हम कैसे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो अब आ जाओ अपने मैप पर। तो अब आप लोग आ गए अपने फिजिकल मैप पे, और अब हम लोग शुरू करते हैं आगे की कार्यवाही को। दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो आपका, तो बिल्कुल जो है कि आप लोग बेझिझक हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो, या फिर हमारी वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। क्योंकि मैं सभी का जितना भी जरूरत वाला सजेशन होता है, या यूं कहूं कि जितना पॉजिटिव सजेशन होता है, मैं उसको जरूर फॉलो करता हूं। जैसे कल मुझे सजेशन दिया गया कि सर इसकी वीडियो जो PDF है उसकी क्वालिटी और इंप्रूव कर लीजिए, तो मैंने आज क्लास को होल्ड किया दिन में सुबह, और मैंने इसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया, क्योंकि ये वाकई जेन्युइन कमेंट थी कि हाँ इसको कम करना चाहिए। तो इस प्रकार की आपके भी अगर कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो जो इस क्लास को और बेहतर कर सके, बस इतना ध्यान देना कि बजट फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोग जो है कि खूब बजट वाला बता दे कि सर इतने हजार का रुपया लगा लो और ये आप वर्ल्ड मैप ऐसे करा दो। बजट फ्रेंडली बताना, और इसमें क्या इनोवेट किया जा सकता है, बिल्कुल उसके सजेशन को हम लोग मोस्ट वेलकम करेंगे और उसको भी हम अपडेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग अपलेशियन पर्वत को। ठीक है, यहां तक की पूरी चीजों को हमने देख लिया, किस तरीके से हम कोस्टल रीजन से आते हैं, और यहां तक की पूरी चीजें कवर कर ली। अब हम बात करेंगे, अब आप कहोगे सर ये लेक्स वगैरह कब पढ़ाओगे, तो पहले भाई एक एक तरफ से पढ़ेंगे ना। पहले हमने माउंटेन पढ़ लिया, अब पठार पढ़ लिया, तो जितने भी अमेरिका में माउंटेन हैं हम पहले उसको तो पढ़ लें, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, झीलों को पढ़ेंगे। तो आप जरा अपने फिजिकल मैप में अगर देखोगे तो यहाँ साइड में फ्लोरिडा के ऊपर आपको एक अपलेशियन पर्वत लिखा हुआ दिखेगा, अपलेशियन माउंटेन। तो जरा उसको हाईलाइट कर लो जल्दी से, तो जल्दी से हाईलाइट करो। अपलेशियन माउंटेन मिला कि नहीं मिला, ये मिलेगा आपको पीडमोंट, जहां पे लिखा होगा पीडमोंट, यानी फ्लोरिडा के ऊपर, या यूं कहूं कि वॉशिंगटन DC जो कि इसकी राजधानी है। ठीक है, याद आया, वहां पे मैंने बताया था आपको वॉशिंगटन DC चेसपके बे के पास। ठीक है, यहाँ पे पोटोमैक रिवर निकलेगी, हालांकि पोटोमैक रिवर कब निकलेगी, क्या निकलेगी, वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई यहाँ पे। तो क्या मिला आपको, अपलेशियन माउंटेन मिल गया, हाईलाइट कर लिया। तो अब एक चीज बात ध्यान रखना कि कई बार आपसे मिलान करने के लिए आता है कि अपलेशियन माउंटेन किस देश में, तो आपको क्या बताना है, यूएसए में बताना है। ठीक है, और यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है, यानी यूएसए में भी और कनाडा में भी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि जो अपलेशियन माउंटेन है ये किस तट पे है, तो आपको कहना है कि ये नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट के समीप है। कौन से तट पे, ईस्टर्न वाले हिस्से में, न कि पश्चिमी। पश्चिमी में तो आपको कोस्ट रेंज देखने को मिली, अलास्का रेंज देखने को मिला, रॉकी पर्वत मिला, सियरा निवादा मिला, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल मिला। लेकिन ओरिएंटल की बात करूंगा तो मैक्सिको के पूर्वी तट पे है। उसी तरीके से अपलेशियन भी आपके पूर्वी तट पर है, अटलांटिक ओशन के पास है। क्लियर हो गई बात। चलो, यहां तक हम लोग, आज माउंटेन पूरा कवर हो जाएगा। हो सकता है लेक अगर आज ना हो तो कल की क्लास में हो जाएगा, लेकिन कल जो है कि क्योंकि आराम आराम से पढ़ना ना, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है। नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और यहीं से आप चीजों को समझोगे। कहोगे सर पकाओ मत, ज्यादा काम करो जल्दी से, है ना, ये भी तो बोलोगे, पक्का बोलोगे लोग। चलो, अब यहाँ पे देखो क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है। तो यहाँ पर देखते हैं अपलेशियन माउंटेन के क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं जो आपसे प्रश्न पूछते हैं। तो देखो, पहली चीज आपको यहाँ पे लिखना है, इसी पे लिख दो कि अपलेशियन पर्वत का जो विस्तार है, इसको आप यहाँ पे हाईलाइट करके या यहाँ पे जगह लेकर लिखो कि ये आपका कनाडा के क्यूबेक से लेकर यूएसए के बर्मिंघम तक है। तो इसको कैसे समझना है, ध्यान से देखना। आप आ जाओ पॉलिटिकल मैप में, पॉलिटिकल मैप में आ जाओ जरा। अब यहां पर आप क्या करो, पॉलिटिकल मैप में एक ड्रॉ कर लो, एक लाइन को मोटी सी करके, और उस पे लिखो अपलेशियन पर्वत। यहां पे देखो, ये कनाडा का प्रांत दिख रहा है, क्यूबेक, आपको दिखा कि नहीं दिखा, सेंट लॉरेंस नदी के पास आप देखो कि जहां पे मैंने हाईलाइट किया है। और यहां पे आपको दिखेगा बर्मिंघम,
क्या दिखेगा, बर्मिंघम, ये नीचे दिखेगा फ्लोरिडा के पास। अब यहां से एक पेन खींच लो इस तरीके से, ऐसे करके कोई एक पर्वत बना लो, क्योंकि फिजिकल मैप में उस लोकेशन को नहीं मिल पा रही है। या इससे भी बेहतर और क्या कर सकते हो कि फिजिकल मैप पे भी लिख सकते हो, हालांकि यहां पे लिख सकते हो कि ये माउंट अपलेशियन है। क्या है, माउंट अपलेशियन। तो इसका विस्तार कहां तक देखने को मिला, कनाडा में भी है और यूएसए में भी, यूएसए के बर्मिंघम में और कनाडा के क्यूबेक में। तो इसका आप ये भी तरीका निकाल सकते हो फिजिकल में भी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ यहाँ पे कहीं एक लोकेशन बनाओ और यहीं पे लिख दो बर्मिंघम, ठीक है, बर्मिंघम जो कि यूएसए में। तो यहाँ से इसका विस्तार शुरू होता है और यहाँ कहीं पे, हालांकि ये तो आएगा इस जगह पे, ये वाला जगह यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे एक डॉट बनाओ और यहाँ पे लिख दो क्यूबेक, ठीक है, इस तरीके से लिख दो क्यूबेक और नीचे लिख दो कनाडा, ठीक है। तो यहां तक इसका विस्तार है, लेकिन इसको मैं कहूंगा फिजिकल मैप में मत ड्रॉ करना, मत ड्रॉ करना, मत ड्रॉ करना। क्यों, क्योंकि फिजिकल मैप में तो हमें सबसे ज्यादा चीजें ढूंढनी है ना, तो इसलिए आप जब यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे तो खराब हो जाएगा। तो इसको आप पॉलिटिकल मैप में ड्रॉ कर लो जैसे मैंने बताया। तो अपलेशियन माउंटेन हो गया। या एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि आप इसको बाहर निकाल के लिख दो कि भाई इसका विस्तार कनाडा तक है, और कनाडा में कहाँ, क्यूबेक तक है, और यूएसए तक इसका विस्तार है, तो यूएसए में कहाँ, बर्मिंघम तक है। तो बर्मिंघम से लेके इसके बीच में ये लोकेशन बना सकते हो। अब आ जाओ आगे अगले पॉइंट पे। यह उत्तरी अमेरिका का, ध्यान देना, यह उत्तरी अमेरिका का एक प्राचीन मोड़दार पर्वत है। कैसा पर्वत है, ये मोड़दार पर्वत तो है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी बात, ये प्राचीन पर्वत है, लेकिन प्राचीन में भी कैसा, इसको हम लोग अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत का मतलब क्या होता है, जो बचा खुचा हिस्सा रह जाता है। जैसे हमारे भारत में अवशिष्ट पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत क्या है, प्राचीन पर्वत तो है ही है, लेकिन वो मोड़दार तो नहीं है ना। अरावली पर्वत प्राचीन है और साथ में अवशिष्ट है, यानी अब उसके कुछ कुछ हिस्से देखने को मिलते हैं। जैसे दिल्ली में कुछ मिल जाता है, थोड़ा बहुत गुजरात के पालमपुर में मिल जाता है, पालनपुर में, या फिर राजस्थान में थोड़ा बहुत मिल जाता है। यानी अब वो हिमालय की तरह बहुत जीवित पर्वत नहीं है कि हाँ उसकी बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हों, तो उसे हम कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। तो इस तरीके से आपने देखा कि अपलेशियन पर्वत भी एक मोड़दार पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, लेकिन ये प्राचीन काल का और ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। और इस पर्वत का जो सबसे ऊंचा भाग माना जाता है, सबसे ऊंची चोटी, ध्यान देना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि अलास्का रेंज पे जो है कि माउंट मैकिनले मिलता है, कोस्ट रेंज पे हमको माउंट लोगन मिलता है, और रॉकी माउंटेन पे हमको माउंट एल्बर्ट मिलता है। इस तरीके की जो ऊंची ऊंची माउंट जो है कि आपके सियरा नेवादा पे आपको माउंट विटनी मिलती है। इसी तरीके से अपलेशियन पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, ब्लू रिज, ठीक है, ब्लू रिज। इसको जो है कि उसी के नीचे लिखा होगा, इसको जो है कि यहाँ पे लिख दो कि सबसे ऊंची चोटी, किसकी, सबसे ऊंची चोटी हो गई है। और इस तरीके से हाईलाइट कर दो अपने नॉलेज के लिए कि सबसे ऊंची चोटी है ये अपलेशियन पर्वत की, सबसे ऊंची चोटी है ब्लू रिज। क्या नाम बताया मैंने, ब्लू रिज। और अगर सॉरी, सबसे ऊंची चोटी नहीं, ये इसका सबसे ऊंचा भाग है, और इसकी दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट मिचेल। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी, सॉरी इसके लिए, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। मुझे पता है कि आप लोग पेन यूज कर रहे होगे, फिर बार बार काटना पड़ रहा होगा, तो प्लीज जो है कि अभी तक तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा साफ साफ आपको बताऊं, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो गई। क्या बताना था कि ये जो अपलेशियन पर्वत है ना, इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, मतलब कि ये वाला जो हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा, ये आपका ब्लू रिज माउंटेन है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट मिचेल। माउंट मिचेल आपसे पूछता है माउंट मैकिनली या माउंट मिचेल, दोनों आपको पता होने चाहिए। तो माउंट मैकिनली आपके पश्चिमी तट पर है और माउंट मिचेल आपके पूर्वी छोर पे है। क्लियर हो गई बात। ये अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी अपलेशियन की मानी जाती है। अब इसकी सबसे खास बात सुन लो जरा, इसकी सबसे खास बात सुन लो कि इस अपलेशियन पर्वत पे आपको देखने को मिलेगा क्या, वाटरफॉल लाइन। ध्यान देना, जल प्रपात, यानी इसके जो पूर्वी किनारे होते हैं, यानी ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है, इस पे आपको देखने को मिलेगा क्या, माउंट अपलेशियन पे आपको देखने को मिलेगा वाटरफॉल लाइन। लिख सकते हो या फॉल लाइन भी आप लिख सकते हो, या इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रपात रेखा, ठीक है। अगर आप लिख सकते हो तो लिख लो, या फिर आप किसी कॉपी में नोट कर लेना बाद में क्लास देख के, या फिर नोट से भी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और ये धीरे धीरे यहाँ पे क्या बनाती है, जलप्रपात एक तरीके से बनाती है। तो ऐसा लगता है कि एक प्रपात की लाइन बन गई हो पूरे के पूरे। तो ये बहुत ही नेचुरल व्यू देता है, बहुत ही खास व्यू देता है। अगर आपको देखना तो आप देखो कितनी छोटी छोटी ये नदियां आ रही हैं, आप अपने मैप में देख सकते हो। इस तरीके देखो, ये नदियां आ रही हैं इस तरीके से, और ये सारी की सारी माउंट अपलेशियन से निकल रही है, इस तरीके की देखो, है ना। तो ये सब क्या तैयार कर रही है, ये सब एक तरीके से क्या बना रही है, ये फॉल लाइन बना रही है, यानी जलप्रपात की रेखा बना रही है। क्योंकि यहां से अटलांटिक महासागर के तट की ओर जाने वाली नदियां जलप्रपात बनाती हैं। जो भी पूर्वी छोर पे आ रही हैं नदियां, ये सभी क्या बनाती हैं, जलप्रपात बनाती है। इसलिए ऐसा लगता है कि एक जलप्रपात की रेखा तैयार हो गई हो। क्या रेखा तैयार हो गई, जलप्रपात की एक रेखा तैयार हो गई हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है, और इसीलिए उत्तर अमेरिका का यह जो क्षेत्र है, ये जल विद्युत
ऊर्जा के उत्पादन की दृष्टि से सबसे प्रमुख माना जाता है। भाई जहां पे इतना अधिक वाटरफॉल हो रहा है हाई डेंसिटी में, तो हम वाटरफॉल पे ही तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको रटना नहीं है दोस्तों, अब क्या है, अब रटना थोड़े है कि भाई अमेरिका का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पे जल विद्युत प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि हम लोग अपलेशियन पर्वत गए थे घूमने, वहां पे हमने बहुत सारा वाटरफॉल देखा था, सर ने बताया था कि हाँ यहाँ पे बहुत सारा वाटरफॉल है। और जहां से वाटरफॉल गिर रहा है दोस्तों, तो ये तो इसकी बेसिक नॉलेज हो गई ना कि हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा। हालांकि ये क्यूबेक तक जाएगा ना, हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जलप्रपात मिलेगा देखने को। और जहां जलप्रपात है तो वहां पे इंडस्ट्री को डेवलप करके जल विद्युत का प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगी कि नहीं होगी। हाइड्रो मतलब जल, जल विद्युत का सबसे अधिक उत्पादन यहाँ पे होता है। क्लियर होगी ये चीज। अब देखो ये रटने की चीज है क्या, बिल्कुल नहीं रटना है आपको। आगे देख लेते हैं, अपलेशियन पर्वत क्षेत्र में पेंसिल्वेनिया जो राज्य है यूएसए का, ये विश्व स्तर पे एंथ्रासाइट कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब इसी अपलेशियन पर्वत में आपको क्या देखने को मिलेगा, आप जरा पॉलिटिकल मैप को उठाओ, देखो पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों को एक साथ लेके चलना है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे लिखना पड़ेगा आपको। तो आ जाओ पॉलिटिकल। अब यहाँ पे आपको पेंसिल्वेनिया राज्य मिला कि नहीं मिला, देखो यहाँ पे, ये देखो एक छोटा सा जगह लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जहाँ पे आपको न्यूयॉर्क मैंने बताया था, उसी के बगल में देखो ये पेंसिल्वेनिया राज्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ये, पेंसिल्वेनिया। मिला कि नहीं मिला पेंसिल्वेनिया, मिल गया होगा आपको। और ये यूएसए का एक स्टेट है, और इसको इसी तरीके से हाईलाइट करके ऐसे करके बाहर लिख दो कि यहाँ पे सबसे उत्तम क्वालिटी का जो है पूरे विश्व में, जो है कि पूरे विश्व में सबसे उत्तम क्वालिटी का क्या मिलता है, कोयला मिलता है। और ये पूछ लिया जाता है कि पेंसिल्वेनिया राज्य जो है कि यूएसए में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एंथ्रेसाइट कोयला। अब मुझे बताओ क्या आपको रटना पड़ रहा है कि भाई पेंसिल्वेनिया किसके लिए फेमस है। और पहले क्या होता था, आज की क्लास से पहले आप लोग क्या करते थे, रटते थे कि सर वर्ल्ड ज्योग्राफी याद नहीं हो रही है, दुनिया की लोकेशन याद नहीं हो रही है। ये प्रश्न आ जाता है मिलान करने के लिए कि पेंसिल्वेनिया में कोयला है कि लौह इस्पात है कि जल विद्युत उत्पादन है, क्या होता है हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो अब नहीं भूलोगे, तो क्या है, एंथ्रेसाइट कोयला, जो कि सर्वोत्तम क्वालिटी का माना जाता है। और पूरे विश्व में सबसे अधिक यहाँ पे भंडार है, भंडार है, ध्यान देना, भंडार, उत्पादन नहीं होता है, भंडार होता है। और ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई थी, बर्मिंघम से लेके क्यूबेक तक जब आप जाओगे तो ये पूरी की पूरी क्या अपलेशियन पर्वत रेंज है कि नहीं है। इसी में तो आपका पेंसिल्वेनिया आ रहा है, इसी में आ रहा है पेंसिल्वेनिया। अब यहां पर ध्यान देना है कि इस पेंसिल्वेनिया में पूरे दुनिया का सबसे अधिक, यहाँ पे सबसे उत्तम कोटि के कोयले का भंडार है। लेकिन अगर उत्पादन की बात करें, हम प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, अगर हम उत्पादन या प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर की क्वालिटी आती है कोयले की, जो सेकंड नंबर का क्या है, जो हमारे भारत में भी सबसे अधिक मिलता है गोंडवाना लैंड में, बिटुमिनस। बिटुमिनस जो मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया है, या आप इंग्लिश में इस तरीके से लिख सकते हो कि बिटुमिनस कोयले की यहाँ पे सबसे अधिक उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। ध्यान देना इस बात का, उत्पादन की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। और जहां पे कोयला इंडस्ट्री फेमस होती है, वहां पे आपको पता है कि क्या होता है, लौह इस्पात उद्योग विकसित होता है, यानी स्टील इंडस्ट्री भी फेमस होती है। भाई जहां पे कोयले का प्रोडक्शन सबसे अधिक हो रहा है, भंडार के साथ उत्पादन हो रहा है, तो उसके आसपास के क्षेत्र में ही तो लौह इस्पात उद्योग होगा। झारखंड में या पश्चिम बंगाल में या छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में आप देखोगे कि वहां पे सबसे अधिक कोयले की प्राप्ति होती है हमें बिटुमिनस कोयले की, गोंडवाना लैंड से। तो इसीलिए तो हमें सबसे अधिक झारखंड वगैरह में इंडस्ट्री देखने को मिल जाती है। राउरकेला में देख लो, या भिलाई में देख लो, या रानीगंज में देख लो, या आप देखोगे हजारीबाग में देखो, तो ये सब इंडस्ट्री वहीं तो होगी। तो क्या आपको रटना पड़ेगा, नहीं। पेंसिल्वेनिया के आसपास के क्षेत्र में हमें बिटुमिनस कोयले का उत्पादन मिलता है, इसलिए यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। और इसी के पास एक आप देखोगे पेंसिल्वेनिया राज्य, देखो बड़ा सा लिखा हुआ था, ठीक है, इसी के नीचे छोटा सा लिखा हुआ है इसका एक इंपॉर्टेंट शहर पिट्सबर्ग। याद रख लेना, पिट्सबर्ग आता है प्रश्न में। अब आपको याद आएगा कि हाँ सर आपने बता दिया। पहला प्रश्न मैं यही पूछता हूँ कि पिट्सबर्ग आपके यूएसए में किस तट पे है, तो आप कहोगे सर ये पूर्वी तट पे है। पूर्वी तट का मतलब क्या हो गया, अपलेशियन पर्वत श्रेणी में है, और ये नॉर्थ अटलांटिक की तरफ है, या वॉशिंगटन डीसी के आसपास है। तो पिट्सबर्ग किस लिए फेमस हो गया, अभी मैंने आपको बताया ना, लौह इस्पात इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ये क्यों फेमस है, क्योंकि पेंसिल्वेनिया राज्य में हमें एंथ्रेसाइट कोयले के भंडार मिलते हैं, दूसरे नंबर पे बिटुमिनस कोयले का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, और इस वजह से कोयला की स्थानीय उपलब्धता की वजह से हमें यहाँ पे लौह इस्पात उद्योगों का अत्यधिक विकास देखने को मिलता है, जिसमें पिट्सबर्ग जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बता देना, जहां पे लॉ इंडस्ट्री सबसे अधिक डेवलप हो रही है। तो ये कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं, जल्दी बता देना। आपने एक शब्द सुना होगा, भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं, कोयले के लिए कहा जाता है झारखंड को, जो कि जब मैं यूरोप पढ़ाऊंगा जर्मनी में, तब बताऊंगा वहां पे रूर कहां पे है और कहां पे सबसे अधिक कोयले का प्रोडक्शन होता है। इज इट क्लियर, इतनी बात क्लियर। तो पिट्सबर्ग से हम आगे बढ़ेंगे, और इसे यूएसए की लौह राजधानी भी कहते हैं। पिट्सबर्ग को क्या कहते हैं हम लोग, यूएसए की आयरन कैपिटल भी कह देते हैं, आयरन कैपिटल भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सब चीजें लिखनी है आपको, सुनना नहीं है, लिखना भी है साथ में। मेरे नोट्स के भरोसे मत रहना,
लास्ट में मेरा अगर दिमाग घूम गया तो मैं नोट्स भी नहीं दूंगा, क्योंकि जब आप लोग पढ़ोगे नहीं तो मैं नोट्स क्यों दूं आप लोगों को। भाई इतनी मेहनत करके और इतनी जो है कि कोचिंग में फीस लगा के मैंने लाखों रुपए और इतने नोट्स तैयार किए, तो मैं आपको नोट्स क्यों दूं भाई। चलो मजाक कर रहा हूँ, ये तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब तक आपके मैप में नहीं लिखा होगा ना तब तक चीजें नहीं होंगी दोस्तों। आप लोग क्या करोगे, पीडीएफ ले लोगे, पीडीएफ को प्रिंट आउट करा लोगे, पढ़ लोगे। जैसे सारे नोट्स रखे हैं आपके अलमारी में धूल खा रहे हैं, वैसे ये एटलस के भी धूल खाएंगे। लेकिन अगर इस एटलस में आप लिख दोगे कि हाँ भाई पिट्सबर्ग जो है कि आयरन कैपिटल बनती है किसकी, नॉर्थ यूएस अमेरिका की या यूएसए की, तो आपको याद तो रहेगा, जब भी आप मैप खोलोगे तो याद तो रहेगा ना। ठीक है, यहां तक समझ में। अब आ जाओ अपलेशियन पर्वत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, आपने क्या देखा था, अपलेशियन पर्वत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो क्या है, लॉ एस के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दक्षिणी क्षेत्र क्या था, बर्मिंघम तो था, बर्मिंघम था कि नहीं, इस तरीके से देखो बनाया था हमने। तो बर्मिंघम की बात करेंगे जो कि दक्षिणी क्षेत्र है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि लॉ अयस्क की भंडार से, अब ध्यान देना कि लॉ अयस्क का भंडार पढ़ रहे हैं। अच्छा, हमने कोयले का भंडार कहाँ देखा, पेंसिल्वेनिया में, एंथ्रेसाइट का, लेकिन प्रोडक्शन किसका हो रहा था, बिटुमिनस का हो रहा था। अब जो है कि लॉ भंडार कहाँ मिल रहा, लॉ अयस्क का अपलेशियन पर्वत के दक्षिणी हिस्से में, जो कि बर्मिंघम वाला क्षेत्र आता है। और इसी कारण से बर्मिंघम में भी लॉ इस्पात इंडस्ट्री उपलब्ध होती है, यानी कि लॉ अयस्क की उपलब्धता के कारण यहाँ पे भी लॉ इस्पात इंडस्ट्री जो है, आयरन स्टील इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही है। तो क्या स्टैब्लिश हुई, आयरन स्टील इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई। ठीक है, और जो कि दक्षिणी यूएसए में लौह इस्पात का उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो किसका मिला, दक्षिणी जो है कि इस्पात का, अर्थात दक्षिणी यूएसए में। तो यहाँ पे आप चीजें समझ पाए, पेंसिल्वेनिया में जो हमने पिट्सबर्ग को देखा, लॉ इस्पात की राजधानी कैसे का, बर्मिंघम में जो है कि लॉ इस्पात इंडस्ट्री कैसे हुई, वाटरफॉल लाइन जो है कि ये कैसे देखने को मिली, जहां पे हमने देखा कि किस तरीके से जल विद्युत प्रोडक्शन किया जाता है। तो आज हमारी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लेक्चर रहा, और कल हम लोग जो है कि अब लेक के बारे में बात करेंगे, यानी झीलों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, झीलों के बारे में टोटल अभी 2 लेक्चर और लगेंगे, हो सकता है कल का तो लेक्चर लगेगा ही लगेगा, परसों का भी लेक्चर लग जाएगा, जिसमें 5 लेक्चर में पूरा का पूरा आपका नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आगे जितने भी महाद्वीप होंगे ना वो सब कम समय लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में आपको सबसे ज्यादा डिटेल से बता रहा हूं, ताकि आप समझ पाओ कि नॉर्थ अमेरिका से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन तो आपको हर महाद्वीप से आएंगे, लेकिन हमें पढ़ना कैसे एटलस को, ताकि हम कम समय में जल्दी जल्दी क्लास को खत्म कर पाएंगे। खत्म करने का मतलब कि आप जल्दी से समझ पाओगे कि अच्छा सर ने जैसे नॉर्थ अमेरिका में बताया था कि कोस्टल रीजन पे क्या क्या, स्टेट क्या है, जलसंधि क्या है, शहर कौन से हैं, झीलें कहाँ हैं, नदियां कहाँ हैं, वैसे ही आपको हर एक महाद्वीप में खोजना है, और फिर वो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करना दोस्तों। अभी हमारा फिजिकल मैप चल रहा है, जिसमें कल हम लोग ये ग्रेट लेक्स को पढ़ेंगे, जिसको मैं और जूम कर देता हूं, अगर आपको दिख रहा होगा इस एरिया में कि सुपीरियर लेक है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, ईरी है, ओंटारियो है। फिर इसी तरीके से कनाडा की कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं, जैसे आपने सुना होगा ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव हो जाएगा, ग्रेट अथबास्का, ग्रेट रेंडियर, ठीक है, विनीपेग हो गई, और ये नेल्सन नदी हो गई। ये सब इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ की। मैकेंजी नदी देखोगे जो कि सबसे बड़ी जो है कि नदी है कनाडा की, ठीक है, मैकेंजी जो नदी है ये सबसे बड़ी है। फिर आपने एक प्रश्न देखा होगा यूपी पीसीएस पीवाईक्यू में, यूपी पीसीएस पीवाईक्यू में आपने देखा होगा 2023 का ही प्रश्न था, अभी पिछले साल पूछा गया था कि कोलोराडो जो नदी है रियो ग्रांडे जो नदी है वो किन देशों के बीच बहती है। तो ये रहा आपका रियो ग्रांडे, इधर आपका हो जाएगा यूएसए और इधर हो जाएगा आपका मैक्सिको। यही प्रश्न तो सीधे पूछा गया था भाई, वर्ल्ड ज्योग्राफी से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बिल्कुल मैं हर एक चीज को आपको कवर करा दूंगा, ठीक है, परेशान मत होना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि मेरा ये मोरल बना रहना चाहिए। क्योंकि आप ये समझ लो, हालांकि मैं हर एक क्लास में एफर्ट करता हूँ सबसे अधिक कि आपको और अच्छे समझ में आए, और हो सकता है आपको समझ में आ भी रहा हो और ना भी आ रहा हो, ठीक है, वो तो आपके कमेंट आते हैं इतने अच्छे कि मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। लेकिन मैं हकीकत बताऊं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप पर, स्पेशली एटलस की मैप पे मैं डबल मेहनत कर रहा हूं। पहले उन चीजों को पूरा रिवाइज करता हूं जो 2 साल पहले मैंने पढ़ी थी, कि आपको 1 घंटे के अंदर कहीं भी फंसने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, लगातार बताते रहूं आपको। और दूसरा, मैं उन चीजों पर रिवाइज करने के बाद पूरा एफर्ट करता हूं कि एक छोटी छोटे पॉइंट को, छोटे छोटे चीजों को जो है कि मैं तैयार करा सकूं। समझ में आ गया? तो बस इसके लिए क्या करना है, आपको एक छोटा सा लाइक कर देना है और कुछ नहीं करना है, और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना, ठीक है। और जो लोग पहली बार आज इस क्लास को देख रहे हो तो प्लीज लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देख लेना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।